सप्रेम सहर्ष आपका स्वागत हमारे इस व्याख्यान माला में। मैं डॉक्टर सुमा एस, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज, और इस व्याख्यान माला के जो संयोजिका है शबाना जी और हमारे एचओडी बिंदु बलसार जी का अभिनंदन करते हुए मैं ये व्याख्यान माला की शुरुआत में करना चाहूंगी। सभी प्रतिभागी पिछले दिन भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तिरछों से भरे वर्तमान समाज के पैने यथार्थ को हमारे सामने रखने वाला महान साहित्यकार पालगोमरा की स्कूटर से निकले वो दरियाई घोड़ा, दत्तात्रेय का दुख भी जाना, समाज में हर कहीं व्याप्त मैंगोस्टिल भी देखे, अपने वजूद खोकर तड़पने वाले मोहनदासों की वेदना भी जानी, नई सदी के इस पंचतंत्र को अपनी और उनकी बातों द्वारा हम तक पहुंचाने वाले आम जनता के लोकप्रिय लेखक जो हमें आज ये समझाते हैं कि का से कमल नहीं, कलम नहीं, का से पढ़े कश्मीर, अंबर में विस्थापित अबाबिलों का नजारा हम तक पहुंचाने वाले उदय प्रकाश जी, आपको हमारे बीच पाकर हम बहुत बहुत खुश है। वैसे आप किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदी प्रेमी सभी आपके नाम से ही आपके बारे में जानते हैं और सभी आपसे परिचित है। फिर भी इस व्याख्यान माला की एक औपचारिकता है, इसलिए आपका परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर लता जी को, हमारे विभाग के अध्यापिका डॉक्टर लता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। लता जी जल्दी जल्दी उदय प्रकाश जी का परिचय दीजिए। धन्यवाद सुमा जी। हमारी व्याख्यान माला के 7वें अंक में समकालीन हिंदी कथा साहित्य एवं काव्य जगत के एक शिखरस्थ व्यक्तित्व श्री उदय प्रकाश जी का स्वागत करने का असीम सौभाग्य मुझे मिला है। मैं तो परिचय हिंदी परिवार के सामने उन्हें स्वागत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रम में आपकी रचनाएं तो शामिल है। फिर भी अब बस चंद बातें। 8वीं दशक से शुरू होकर वर्तमान समय तक की विभिन्न विसंगतियों की अकृत्रिम लेखा को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले उनमें हृदय बुद्धि एवं भाव का अपूर्व संगम भूमि बनाने वाले उदय प्रकाश जी तो आपके वैश्वीकृत परिवेश के उपभोक्ता संस्कार, मृत संवेदना, नारी उत्पीड़न जैसी उत्तराधुनिक संस्कृति की विकल मनोवृत्तियों को अपने कृतियों के द्वारा संप्रेषित करते हुए मनुष्य की कोमल संवेदनशीलता को बनाए रखने के संदेश देने वाले सच्चे मानवतावादी एवं प्रगतिशील लेखक भी है। कथा साहित्य में उनकी देन है दरियाई घोड़ा, तिरछ और अंत में प्रार्थना, पालगोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली व्यक्ति, मोहनदास, मैंगोस्टिल जैसे रचनाएं और काव्य जगत में सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम एक भाषा हुआ करती है। कवि ने कहा आदि कविता संग्रह भी आपकी देन है। समर्पित साहित्य सेवा में तल्लीन उदय जी समय समय पर कई पुरस्कारों से विभूषित भी हुए हैं। लंबी सूची है, फिर भी सार्क लिटरेरी अवार्ड और पुष्किन सम्मान, पहल सम्मान, सद्भावना सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान, साहित्य का ऐसे भी रूप से पुरस्कारों से विभूषित हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीतापुर गांव में जन्म लेने वाले उदय प्रकाश जी की मान्यता तो आज राष्ट्रीय भी नहीं अंतरराष्ट्रीय भी है। अधिकांश रचनाएं देश विदेश की कई भाषाओं में अनुवादित होकर आई है और आप कई विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत है। व्यक्तित्व बहुआयामी है, वे पत्रकार भी है, कई पत्रिकाओं के वे संपादक या सह संपादक रह चुके हैं। जेएनयू में अध्यापक है, खबर अनुवादक है, फिल्म मेकर है, देश विदेश के साहित्यिक मंडलियों में, लिटरेरी फेस्टिवल में या सेमिनारों में या देशीय अंतर्देशीय संगोष्ठियों में वे सक्रिय भागीदार हैं। कई टीवी धारावाहिकों के निर्देशक हैं। आपकी कहानियों के आधार पर कई नाट्य रूपांतर बने हैं, फिल्में बनी हैं। आगे कहने के लिए कई बातें हैं उनके बारे में, कई हैं।
मैं तो इससे ज्यादा मेरे परम आदरणीय गुरुवर जयमोहन सर के अंतरंग मित्र उदय प्रकाश जी में बड़े असीम हर्ष और गौरव के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। और यहाँ अब जुड़े सभी हिंदी प्रेमियों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सुमा जी माइक अनम्यूट कर दीजिए। सुमा जी। हाँ हाँ जी, उदय प्रकाश जी, अब आपका सहर्ष सप्रेम स्वागत है हमारी व्याख्यान माला में। अब हम शुरू करेंगे प्रकृतवाद से लेकर जादू यथार्थवाद। स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी भी व्यक्त करूं और अपना दुख भी। मैं सबसे पहले जयमोहन जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। और उनका लगातार आना होता था दिल्ली मेरे घर वैशाली, और वो शायद केरल में एक ऐसी उपस्थिति थे जिन्होंने लगातार मुझे लिखते रहने के लिए प्रेरित किया। और बहुत सारी मुलाकातें थी उनसे, उनके घर भी मैं गया। कोवलम के किनारे बहुत बहुत देर तक हम लोग बैठे हुए और साहित्य की चर्चा करते रहे। उनका ना होना कहीं न कहीं आज मेरी स्मृतियों में मौजूद है। मुझे याद है कि वो एक अंक निकाल रहे थे और कहानी पर था, वो हिंदी की कहानियों पर विशेषण, और मुझे बार बार फ़ोन करते थे कि आप वो कहानी भेजिए। और मुझे दुख है कि मैं नहीं भेज पाया, और आशंका भी नहीं थी, कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं था कि वो नहीं रहेंगे। अब वो नहीं हैं, लेकिन उनका ना होना कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक अभाव तो है। तो सबसे पहले मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं गांव में हूँ, और ये गांव बहुत दूर है। अगर भारत के नक्शे को आप देखेंगे तो केरल से बहुत दूर नहीं है, दिल्ली से बहुत दूर है। ये दिल्ली से 1057 किलोमीटर दूर है, और इस गांव का नाम सीतापुर है। ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है, और छत्तीसगढ़ का नाम आपने सुना होगा, उसकी सरहद पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह यथार्थ जो महानगरों में, मीडिया में, वहाँ पर रहने वाले, जिसका अर्बन या मेट्रो सोसाइटी कहते हैं, रियलिटीज कहते हैं, वहाँ से, और ये जो मेरे गांव में यथार्थ है, उसमें कितना बड़ा अंतर और कितनी बड़ी दूरी है। तो आज जो हमने विषय रखा, जो आप लोगों ने दिया, प्रकृतिवाद से लेकर यथार्थवाद के विभिन्न स्वरूप, तो मुझे इसकी शुरुआत यहीं से करना बहुत अच्छा लगता है कि यथार्थ है क्या, यथार्थ किसे कहते हैं। क्या जो वस्तु जगत जो सामने है, जो इंद्रियों से, हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो हम जिसको जानते हैं, समझते हैं, क्या वही यथार्थ है? क्या उसके परे कोई यथार्थ नहीं है? और आज हम जिस युग में हैं, वहाँ तो आप जानते हैं, और ख़ास तौर से इस समय जब कोरोना का काल है और सब लोग सोशल आइसोलेशन या लॉकडाउन में हैं, तो वो जो प्रत्यक्ष यथार्थ है, अनुभवगम्य यथार्थ, क्या वह संभव है? आज हम रूबरू हैं अप्रत्यक्ष यथार्थ के, जिसको हम आभासी यथार्थ कहते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से यथार्थ है क्या, इसकी ओर लौटना बड़ा रोचक लगता है। और कहीं ना कहीं ये अच्छा प्रयास भी है, और इसकी असार्थकता भी है। असार्थकता इस अर्थ में कि आप याद करें, कहा जाता है ना कि जितनी महामारियां आती हैं, एपिडेमिक्स आते हैं, पैंडेमिक्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास की जो चली आती हुई जो एक रेखा है, काल रेखा, उसको बदल देते हैं। वो कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन साहित्य के लिए वह शायद सबसे महत्वपूर्ण समय हुआ करता। आप याद करें आप प्लेग का समय, जब प्लेग फैला यूरोप में, और वो फैला 19वीं सदी में।
उसके शुरुआती दशक 20 के दशकों में, और बहुत बाद में 1947 में कामों ने प्लेग लिखा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जब वहाँ युद्ध होते हैं, विभीषिकाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ऐसा कुछ घटता है समाज में जब मनुष्य का उस पर नियंत्रण नहीं रहता और बहुत बड़ा विनाश होता है, तब ठीक उसी समय कुछ कालजयी कृतियां जन्म लेती हैं। और वह सिर्फ साहित्य में नहीं, सिनेमा में भी, कला के जो विभिन्न रूप हैं, पेंटिंग में भी, चित्रकला में भी। ये माना जाता है कि यथार्थवाद की जो शुरुआत हुई वो दरअसल आर्ट से हुई, कला से हुई। यह जो शब्द आया, यह साहित्य से पहले नहीं आया, साहित्य में पहले नहीं आया। दार्शनिक परंपराएं थी जरूर, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस थे, जहाँ हमेशा ये बहसें हुआ करती थी कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के परे क्या है। आप सब जानते हैं कि दो तरह के ये ध्रुव थे, जो मानते थे कि पदार्थ महत्वपूर्ण है और दूसरा मानते थे नहीं, आइडिया महत्वपूर्ण, विचार महत्वपूर्ण। कुछ व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते थे, कुछ वस्तु को, वस्तु जगत को महत्वपूर्ण मानते थे। यह डिबेट थी, यह बहस थी, यह बहुत लंबे समय से थी। और हाँ, आप केरल तो वह राज्य है, वह हिस्सा है कि हम लोग तो बहुत शुरू से मानते थे कि हमारे देश का जो भविष्य होगा वो दो जगहों से निर्धारित होगा। वहाँ पे लोग जो सोचेंगे वैसा ही हमारे यहाँ उसी रास्ते में हमारा देश जाएगा। उनमें से एक था केरल और दूसरा था बंगाल। तो ये दो रोशनियां जो आ रही थी दो तरफ से हमारे इस उपमहाद्वीप में या हमारे भारत में, वो एक तरफ तो आपकी तरफ से आ रही थी, दक्षिण से आ रही थी, और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व से आ रही थी। और हिंदी समाज जिसका मैं हिस्सा हूँ वह उत्तर भारत में, वहां तक वो अनगूंजें पहुंचती थी, तब उसमें थोड़ी बहुत हलचल होती थी। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव आया है साहित्य की अवधारणाओं में, वह कहीं ना कहीं तीन स्रोतों से आया है। एक तो पश्चिम, दूसरा हमारी अपनी सांस्कृतिक काव्य शास्त्रीय चिंतन दर्शन की परंपराएं, तीसरा केरल यानी दक्षिण भारत, केरल ही नहीं दक्षिण भारत, और चौथा बंगाल। तो इन सब के कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में हमारा हिंदी समाज हुआ। अब यथार्थवाद क्या है? तो सबसे पहले कहा कि यथार्थ है क्या। मुझे याद आता है मैं रोला बाग को बहुत पढ़ता था, संरचनावादी उत्तराधुनिक, बहुत अच्छी किताब है उनकी, एसेज का, उनकी निबंधों का संग्रह है। तो उन्होंने एक बार बहुत मजाक में कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पता नहीं कि वो क्या है, और उन्होंने तीन चीजें गिनाई, एक जनता, दूसरा यथार्थ और तीसरा ईश्वर। ये तीनों हैं या नहीं, इनका कोई अनुभव गम्य कोई प्रमाण है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन है। और बार बार इन्हीं पर बात होती है, जनता, ईश्वर, यथार्थ। तो इसी पर सारा का सारा हमारी जो आलोचना का इतिहास है, हिंदी साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य का इतिहास, वो इसी विमर्श पर टिका हुआ है। इसकी शुरुआत मानी जाए तो कब से है? दर्शन की परंपराएं बहुत पुरानी, मध्यकाल से भी पहले की, लेकिन परिवर्तन कहाँ से हुआ? जो हमारे अपने समय में हुआ वो हुआ तब जब विज्ञान आया, और विज्ञान ने आते ही कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया, और बहुत सारी जो प्राचीन धारणाएं थी, जो पुरानी मान्यताएं थी, दर्शन के जो पुराने बहुत सारे विचार थे, उनको उसने हस्तक्षेप किया। और आप जानते हैं कि कैमरा, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, कैमरा ने आते ही चित्रों में जो पेंटिंग्स, जो हाथ में एक चित्रकार बैठा हुआ घंटों वर्षों बना रहा है कैनवस पर, अचानक एक क्लिक हुआ और एक इमेज सामने आ गई। तो यह कला है कि नहीं, इस पर बहुत सारे विमर्श हुए, बहुत सारे विवाद हुए। और याद करें, एक बहुत बड़े आलोचक थे वाल्टर बेंजामिन, उनकी किताब थी मेरे ख्याल से इल्यूमिनेशंस, उसमें उन्होंने इसी पर, कैमरा फोटोग्राफी पर एक बहुत अच्छा निबंध लिखा। उन्होंने कहा
ये इतिहास बदल रहा है, समाज बदल रहा है। पहले याद करें, जब कोई बीमार होता था तो वैद्य आता था, हकीम आता था, छूता था, नाड़ी टटोलता था, फिर पूछता था तुम क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, सुबह क्या खाया, रात में क्या खाया। इतनी सारी व्यक्तिगत जानकारियां, सब कुछ इकट्ठा होने के बाद वो उसको दवा देता था, औषधि देता था। अब डॉक्टर आ गया तो बीच में ये जो क्या कहते हैं उसको, स्टेथोस्कोप, वो आ गया, दूरी बढ़ती गई और अब स्पर्श करने की जगह पर वह एक चीज को लगाने लगा। और आज जो स्थिति है वो तो ये है कि आप भारत में किसी रोग का इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है और मॉनिटर हो रहा है वो अमेरिका या किसी और देश से। दूरियां इतनी बढ़ गई, यानी व्यक्ति के साथ, जो डॉक्टर हो या चित्रकार हो या साहित्यकार हो या कलाकार हो, इन सब की दूरियां बढ़ती गई। तो जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात आज की जा रही है, बहुत पहले से शुरू हो गई और यह घटित हो रहा था साहित्य में, कला में, विज्ञान में, हर क्षेत्र में। तो जो कैमरा जो खींचता था फोटो, वह ज्यों का त्यों होता था। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह उसी को दोबारा प्रस्तुत करता था। अगर आप दर्शन की पुरानी धारणाएं देखिए जो प्लेटो वगैरह की थी, उस समय भी बहस थी कि क्या है ये संसार, क्या है। कहते थे ये आइडिया है, आइडिया का एक तरह का प्रत्यक्षीकरण। और जब कोई साहित्यकार या कोई कलाकार उसको फिर से प्रस्तुत करता है तो यह नकल की नकल, इसलिए यथार्थ से उसकी सत्य से दूरी है। लेकिन साहित्य का या कलाओं का उद्देश्य हमेशा होता है कि वो सत्य तक पहुंचे, सच को बताएं। यही उद्देश्य प्रतीकवाद का था, कैमरा रियलिटी का। यही उद्देश्य आज भी है, जब यथार्थवाद के बहुत सारे दूसरे रूपों से गुजरते हुए आज इस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां जादुई यथार्थवाद भी पुराना लगने लगा। लेकिन लक्ष्य एक है, सत्य को कहना, सच को कहना। इसके लिए बहुत सारे दावे समय समय पर होते रहे। प्रतीकवाद में आप जानते हैं, कुछ समय बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, ये मान लीजिए मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ रखा है उसी के आधार पर एक लेखक होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ और उसको बता रहा हूँ। अगर आप इतिहास देखेंगे पुराना यूरोप का और अपने यहाँ का, तो पहले 1947 के पहले हमारा देश कहीं ना कहीं पश्चिम में होने वाले परिवर्तनों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ करता था। वहाँ के विचारों से, वहाँ की दार्शनिक प्रणालियों से। वहाँ अगर रेनेसां आया तो हमारे यहाँ नवजागरण आता था। वहाँ यथार्थ, वहाँ पर अगर विज्ञान आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो हमारे यहाँ उसकी कोशिश की जाती थी एक औद्योगिक समाज बनाने की। वो आज तक जारी है, अभी भी जारी है। तो कहा जाता है ना कि भारत ने अपनी ओर कम देखा, पश्चिम की ओर ज्यादा देखा। इसलिए बहुत सारे विद्वान ये कहा करते हैं कि हम पूर्वी समाज कम रह गए और पश्चिमी समाज ज्यादा बन गए। आज भी आप देखेंगे तो हमारा खाने पीने से लेकर बहुत सारा कुछ ओरिएंटल नहीं है। इस बात को बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी कहा है, एडवर्ड सईद ने कहा, समय समय पर सभी कहते रहे। तो हम दुविधा में आज हैं कि हम किसकी ओर देखें, पश्चिम की ओर देखें और वहाँ का जो मॉडल है उसको अपनाएं, वही विचार हम अपने साहित्य और संस्कृति और कलाओं में लाएं, या हम अपनी ओर देखें, अपने समय की सच्चाइयों की ओर देखें, अपने समय की वास्तविकताओं की ओर देखें। तो यह द्वंद्व है। तो ये माने आपकी जो प्रकृतिवाद आया था, यानी विज्ञान जब आया था, और विज्ञान ने जब उस समय तक चली आती हुई जो अंधविश्वास कहें या मिथकीय चेतना कहें या धार्मिक आस्थाएं कहें या कुछ कहें, उनके सामने जो एक चुनौती रखी, और कहा जाता है ना कि उसने अपदस्थ किया। उसने कहा कि नहीं, अब मैं आ गया। और बहुत सारे समय कार्टून्स भी बने। जब प्रिंटिंग प्रेस आया कि एक कार्टून तो ये था कि एक छपी हुई किताब लेकर के एक आदमी खड़ा हुआ चिल्ला रहा है चर्च के सामने या किसी मंदिर के सामने कि तुम तो एक किताब को इतना दिनों में तैयार करते हो, देखो हम एक दिन में 100 वही किताबें प्रिंट करके दे सकते हैं। यानी पूरी के पूरी जो पूरा का पूरा जो समाज था, सभ्यता जो थी, वो बदल गई और एक नई सभ्यता के सामने
हम सब रूबरू हुए, उसके सामने आए। तो ये बदलाव जब हुआ, उसके पहले साहित्य, उस समय साहित्य में क्या आया यथार्थवाद के पहले और प्रकृतिवाद के बीच में जो चीजें घटी, उसका एक बहुत बड़ी भूमिका है, उसको समझना जरूरी है। वह है रोमांटिसिज्म, जिसको हमारे यहाँ स्वच्छंदतावाद या छायावाद के रूप में पहचाना गया। और आप जानते हैं, हिंदी के सभी छात्र पढ़ते हैं, पूछा जाता है छायावादी कवि कौन कौन से हैं, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, और उसी तरह वहाँ भी हैं बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, शैली हैं, कीट्स हैं। तो स्वच्छंदतावाद है क्या, ये मैं बताता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है यथार्थवाद को समझने के लिए। वह यह कि आप सब जानते हैं कि पहले का समाज कहीं न कहीं सामंती मध्यकालीन मूल्यों से जुड़ा हुआ एक सामंती समाज था, और भूमि जो होती थी, जमीन जो होती थी, वही संपत्ति का सबसे बड़ा साधन हुआ करती थी, और उसी की उपज पर, उसी से होने वाली आय पर पूरा सामाजिक ताना बाना निर्मित था। और सामाजिक यथार्थ अगर कहें तो वही सामाजिक यथार्थ हुआ करता है। लेकिन जब ये हस्तक्षेप हुआ, विज्ञान आया, मशीनें आई और लोकोमोटिव्स आए, चलने फिरने वाली चीजें आ गई, बड़ी मजेदार घटनाएं हैं। सुनाने लगूंगा तो कई दिन बीत जाएंगे। हमारे गांव में भी जब पहली बार रेलवे लाइन आई तो क्या क्या हुआ, और पहली बार टेलीफोन आया तब क्या क्या हुआ, पहली बार रेडियो आया तो क्या क्या हुआ। तो ये घटनाएं यूरोप में पहले घटी, हमारे यहाँ बाद में घटी। अभी वो चीन के जो साहित्यकार, जिनको 4-5 साल पहले उपन्यासकार मोयान, उनको जो नोबेल प्राइज मिला है, उनकी किताब पढ़ी है तो लगेगा कि आप अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला ट्रक कब आया, सड़क पहली कब बनी, और ट्रक के आने के बाद ट्रक के ड्राइवर की क्या सामाजिक स्थिति हो गई, हैसियत हो गई। तो एक परिवर्तन जब होता है टेक्नोलॉजी में, तो उससे बहुत चीजें बदलती हैं, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो हुआ ये कि जब औद्योगिक समाज बनने लगा, जिसको हम आधुनिक समाज कहते हैं, उसको अगर जोड़े इतिहास में जाएंगे तो मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे। मैंने सन्नी को बताया भी था, डियर सन्नी मार्कोस को, मैं गांव में हूँ, मेरी सारी किताबें, नेट और बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में हैं। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आपसे अपनी मेमोरीज के सहारे, स्मृति के सहारे आपसे बातें कर रहा हूँ। तो और इसको व्याख्यान न माने, इसको एक तरह की कन्वर्सेशन माने कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, और ये शायद आपको मदद करेगा अपने समय के साहित्य को समझने के लिए। तो जब ये नया समय आया और शहर बनने शुरू हुए, बाजार बनना शुरू हुआ, कारखाने लगने शुरू हुए, तो हुआ कि गांव से लोग शहर की ओर आने लगे, एक बड़ा एक्सोडस शुरू हुआ। और अब ये जानते हैं कि बाजार जब बना है, तब तक सामंती या ग्रामीण समाज से लोग भाग करके अपनी आजीविका के लिए बाजार की ओर जाते हैं। बाजार गुलाम नहीं बनाता, बाजार मुक्त भी करता है। आप मध्यकालीन संत साहित्य पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आपके अपने केरल से लेकर के महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और वहाँ सब लोग भागे ऊपर की ओर आए, और उत्तर में जो भक्ति साहित्य आया, उसने बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप लिया, और उससे बहुत सारी चीजें बदली। तो बाजार की एक भूमिका होती है। तो वहाँ भी शुरू हुआ, गांव से परिवार आए, और जहाँ संयुक्त परिवार होते थे वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज जिनको हम कहते हैं, तो पत्नी और बच्चे, ये लोग शहरों में आ गए। लेकिन जब आए तो यहाँ तो यथार्थ बिल्कुल दूसरा था। शहर का यथार्थ आप जानते हैं बड़ा निर्वैयक्तिक होता है। उसमें वो सारे जो ग्रामीण समाज के जो एक बॉन्ड्स होते हैं, जो एक इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं, जो ताना बाना होता है, वह उसकी जगह पर यहाँ काफी कुछ निर्वैयक्तिक, कहते हैं कंक्रीट का जंगल, जैसे भीड़ नहीं एक जंगल है, और वो लगातार बढ़ता चला गया। आप देखेंगे उसकी प्रोग्रेस होती चली गई। जितना आगे हम बढ़ते गए उतना ही व्यक्ति अकेला पड़ता गया, यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैमिलीज भी टूटने लगे। तो जब यह समय जब आया,
उस समय 18वीं-19वीं सदी की शुरुआत में, तो यह लगा कि हमारा प्रेम, वो हमारी संवेदना, वो हमारा सारा राग, वो सब कहाँ चला गया। तो लोग तलाशते थे, खोजते थे। बाहर का यथार्थ कुछ और था। तो उस समय सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल, जिसको कहते हैं संवेदनात्मक साहित्य लिखा गया, और वह तो रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद। आप पाएंगे महादेवी वर्मा को पढ़ते हुए। मैं धूल भरी, क्या है, कभी निराला, प्रसाद का तो भरपूर है। पंत जी भी प्रकृति की ओर लौटे। तो प्रकृति की ओर लौटना, संवेदनाओं की ओर लौटना, प्रेम की ओर लौटना, उस समय एक दौर था, वह चला। और फिर वो उत्तर छायावाद की एक दौर आया। और 1936-37 तक आते आते कहीं ना कहीं उसके बाद, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह की वैज्ञानिक चेतना, उसका आगमन शुरू हुआ। ये कहा गया, और बहुत पुरानी उसकी बहस थी, बहुत पुरानी। जैसे मैंने पहले बताया कि पदार्थ और विचार, आइडिया और धारणा, दोनों में कौन महत्वपूर्ण। तो वहाँ भी फायरवाद थे। फायरवाद हमेशा मैटर। हमारे यहाँ चारवाद। तो चारवाद मैं देख रहा था अभी यहाँ वहाँ, तो लोगों को ये लगता है कि जैसे चारवाद कोई दार्शनिक थे, एक कोई मुनि थे, जिनका लिखा हुआ कहीं कुछ नहीं मिलता, उनके उदाहरण कहीं और से मिलते हैं थोड़े बहुत। और बृहस्पति, जिनको कहते हैं जुपिटर, उनको गुरु मानते हैं, और वो विचार बृहस्पति के हैं। लेकिन चारवाद कोई एक नहीं था। चारवाद एक तरह की एक संस्था थी। बहुत सारे लोग, मैं कल बात कर रहा था सभी से, मैं कह रहा था जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल हुआ करता था, तो बहुत सारे लोग थे उसमें। ऐसे ही चारवाद कोई एक व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे लोग थे उसमें, सब लिखते। तो पदार्थ के बारे में विचार, और जब पदार्थ पर विचार करते हैं तो पदार्थ सिर्फ वही नहीं है जिसको आप छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं। यही 5 इंद्रियां हैं। पदार्थ इसके अलावा भी है। उसके अंदर काइनेटिक्स है, उसके अंदर गतिशीलताएं हैं, उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनके भीतर भी बहुत सारी माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, सूक्ष्म संरचनाएं। और उनमें ऐसे गुण होते हैं जो लगता है जैसे स्पिरिचुअल है। उनसे ऊर्जा पैदा हो सकती है, इतनी रोशनी पैदा हो सकती है। तो मेटाफिजिक्स, आदि भौतिक, तो भौतिकता के भी भीतर। इसीलिए जो ये कहा जाता है कि चारवाद दरअसल लोकायत है। आज भी आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग बाग, आम लोग, तो बहुत अधिक अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुनते हैं, जाते हैं, लेकिन वह जानते हैं कुछ और, कि भौतिकता भी कोई चीज होती है। तो यह था भौतिकवाद। तो हमारे यहाँ भी उसकी परंपरा थी, और दूसरी परंपरा भी थी दार्शनिक, जिसको आप जानते हैं न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, द्वैत। पढ़ेंगे आप। हमने क्या गलती की साहित्य में कि हमने सिर्फ पश्चिम को पढ़ना शुरू किया। हम पूरब की ओर ठीक से नहीं देख पाए, और अपने भीतर नहीं देख पाए कि हमारी क्या ट्रेडिशंस थी। चीन ने देखा, और चीन ने अपने यहाँ की ताओ से लेकर के जैन से लेकर ताओ सारे जो उनके अपने दार्शनिक चिंतक थे, उनको, उनके साथ उसने कहीं ना कहीं जो पश्चिम से आने वाली विचार थे, उनको उसने डायरेक्ट किया, और अपनी एक धारणा बनाई, अपनी एक पद्धति बनाई, आलोचना की, विश्लेषण की, साहित्य को समझने की। हमने ऐसा कम किया। तो इसीलिए, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ आपको, अभी मैंने प्लेग का उदाहरण लिया। ये तब लिखा गया जब अस्तित्ववाद आया था, और 1900 मेरे ख्याल से, आप लोगों को याद होगा कि मुझे तारीखें याद नहीं है, लेकिन ये दौर है 20वीं सदी की शुरुआती दौर, या 19वीं सदी के आखिरी दौर, जब कांट, डेकार्त और ये सब लोग दार्शनिक हुआ करते, वो कहते थे। और उनका कारण ये था, जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी, यानी जब आधुनिकता आई थी, या जो हेनरी का शासन खत्म हुआ था, राजशाही खत्म हुई थी, तब
पहली बार जनता सामने आई बड़ी संख्या में, और नारे जो हुआ करते थे वो 3 थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है, और स्वतंत्रता और भाईचारा, फ्रेटर्निटी। इन तीन नारों के साथ एक नारा और भी बहुत महत्वपूर्ण था, वह था व्यक्ति की स्वतंत्रता, कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक अकेला एक व्यक्ति है, उसको भी स्वतंत्रता चाहिए। द लिबर्टी, द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, उसी से बहुत सारी धारणाएं बनी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, अपनी तरह से अपने जीवन को चुनने की स्वतंत्रता, चॉइस की स्वतंत्रता। तो आप पाएंगे कि जो अस्तित्ववाद था, एग्जिस्टेंशलिज्म, उसमें सबसे बड़ी जो धारणा थी वो यही कि मैं हूँ, तो मैं सोचता हूँ से मैं तो हूँ, लेकिन मेरी स्वतंत्रता, मुझको जब चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी तब मेरा अस्तित्व महत्वपूर्ण होगा। अब आप देखिए कि जैसे यहाँ पर सार्थ, बहुत बड़े अस्तित्ववादी चिंतक, बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं दीवाल। उदय जी आवाज धीमी आ रही है सर जी, आवाज धीमी आ रही है। तो मैं क्या करूं? हाँ, लैपटॉप में कुछ भी नहीं करना है आपको, आप कुछ भी नहीं करना है, कुछ ऊंची आवाज में बोले तो अच्छा लगेगा। कई लोगों ने बता दिया है कि आवाज तो बहुत धीमी है। तो अब मैं क्या करूं? नहीं, कुछ नहीं करना है, सिस्टम में आप कुछ नहीं करना है अभी। ओके, कुछ ऊंची आवाज में बोले तो अच्छा लगेगा सर। अच्छा, ओके। तो अब मेरे ख्याल से ऐसा किया जाए कि लंबा अगर व्याख्यान हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो बीच बीच में अगर प्रश्न पूछेंगे तो वो बेहतर होगा। और 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 कुछ चीजें मैं बताना अगर चाहूँ बता दूंगा, है ना? पूछूंगा सर जरूर। आप जो आपके जो प्रस्तुति के बाद जरूर पूछ लेंगे, सवाल पूछ लेंगे आपसे। बहुत सारे लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह हैं। अच्छा, तो बहरहाल तो मैं इसको समाप्त कर दूं संक्षेप में। नहीं, ऊंची आवाज में कुछ बोलना है सर, समाप्त नहीं करना है। नहीं, समाप्त मतलब नहीं, इसको समाप्त नहीं। सर सिस्टम के जयप्रकाश जी, आप सिस्टम के थोड़ा और निकट आ जाके बोलने से काफी होगा, तो इसलिए हो रहा है। जैसे कि आप यथार्थवाद से होकर जादुई यथार्थवाद तक पहुंचने के बाद इधर काफी लोग प्रश्न पूछ चुके हैं, तो हम नहीं, आपकी आवाज कम, एक बार फिर से आप रिपीट कर दें। आपने ये बात आप सिस्टम के थोड़ा निकट आकर बताने से चलेगा सर। अच्छा, हाँ, अभी तो आ रहा है, अभी तो क्लियर आ रहा है आपकी आवाज। आप बोलने की जो वक्तव्य जारी रखिए। तो मैं क्या, हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे शायद कि अस्तित्ववादी समय में भी बहुत अच्छा बहुत बड़ा साहित्य आया। मैंने सार्थ का उदाहरण लिया, और आपकी इसमें जो जेंडर स्टडीज करते हैं, जो सिमन de Beauvoir का वही समय है। और कामू थे, काफ्का थे, और एक समय तो ऐसा भी था जो कहा जाता था कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति देगाल हैं उनको लोग कम जानते हैं, और फ्रांस जाना जाता है जहाँ पाल सार्थ की वजह से। तो आप ये सोचें कि उस समय तक लेखकों और विचारकों का कितना बड़ा प्रभाव हुआ करता था समाज पर, कि उनके विचारों से पूरा समाज आंदोलित हुआ करता था। हमारे यहाँ भी यही था। हमारे यहाँ बहुत सारे विचारक थे, टैगोर ही थे, महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जितने सारे राजनीतिक नेता हो, कहीं जाते थे उनके पास। और एक अकेले नहीं थे, बहुत ही स्वतंत्र विद्यासागर थे। यहाँ हमारे यहाँ जो नवजागरण हुआ, आप याद करें, और वो 19वीं सदी का मध्यकाल, और उसी समय जब हिंदी खड़ी बोली, जिसमें हम सब लोग लिखते हैं 1850 के बाद का, ये वही दौर था, भारतेंदु हरिश्चंद्र दौर, और उनकी जो पत्रिकाएं थी उसमें ये सब लोग लिखा करते थे बंगाल से। तो वहाँ जो एनलाइटनमेंट था या रनेसा था, उसकी कहीं ना कहीं असर यहाँ पड़ा। और विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध, स्त्री की शिक्षा, और सती प्रथा का विरोध,
और बहुत सारे मूल्य, पर ये कहाँ के मूल्य थे, किस जगह के मूल्य, ये बदलते हुए समाज के मूल्य थे। और समाज पश्चिम में पहले बदल रहा था, हमारे यहाँ बहुत धीरे धीरे बदल रहा, और बहुत, क्योंकि हम लोग पूर्व आधुनिक समय में थे। आज भी आप जहाँ पर मैं हूँ, जिस गांव में हूँ, मध्य प्रदेश में, झारखंड में आदिवासी बहुल गांव है और पिछड़ा समाज है, वहाँ पाएंगे आप बहुत सारे पुरानी अंधविश्वास और ये सब चीजें चल रही हैं। तो ऐसा यथार्थ, अगर ऐसा साहित्य आप लिखें जिसमें सिर्फ आधुनिक समाज की ही बातें हों और वह सारी बातें न हों जो समाज में वास्तव में व्याप्त है, तो आप क्या करेंगे? तो यही सवाल आया था जब जादुई यथार्थवाद लैटिन अमेरिका में सबसे पहले चिन्हित किया गया, पहचाना गया। वहाँ पर कारपेंटियर थे, मार्क्सिस्ट थे, बोर्खेस थे, बहुत सारे लोग थे, आप सबके नाम जानते हैं, उनका साहित्य जानते हैं। उनका कहना था कि जिस यथार्थवाद को हमें बताया जाता है, वो यथार्थवाद यूरोप का है। वो एक मॉडर्न, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रेशनल, साइंटिफिक सोसाइटी का यथार्थवाद, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस समाज का यथार्थवाद। हमारा यथार्थ तो कुछ और है। यहाँ भूतों प्रेतों के किस्से हैं, यहाँ जादू टोना है, यहाँ अंधविश्वास है। हमारी रियलिटी कुछ और है, हमारे मिथक हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी प्राचीन पुरानी गाथाएं हैं। तो ये यथार्थ हमारा है, उसको हम नए तरीके से कैसे कहें कि उसमें नए जीवन मूल जाए, यह कोशिश हुई। हमारे यहाँ क्या था, आपने पढ़ा होगा, इतना सारा साहित्य लिखा गया है जो जिसको जादुई यथार्थवाद कहा गया। जादुई कुछ नहीं था, कुछ भी जादुई नहीं था, मैजिकल कुछ भी नहीं था। वो ये था कि जो बहुत कुछ रेशनल था, रेशनल न तार्किक न रह करके वो कहीं न कहीं दूसरी तरफ ले जाता था, एक दूसरे आयाम की तरफ, कला के साहित्य के दूसरे आयाम, डायमेंशंस की तरफ। जैसे आप याद करें, अस्तित्ववादी दौर में भी काफ्का ने लिखा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस तो बहुत रियलिटी नहीं है, कोई आदमी काकरोच नहीं बन सकता, रात में सोया और सुबह काकरोच बन गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बना। और उसका इतना असर पड़ा कि मुझे याद आता है कि हिंदी में भी कई उपन्यास लिखे गए उसके बाद। जैसे बदियुज्जमा ने एक उपन्यास लिखा, एक चूहे की मौत, तो उसमें कोई चूहा बन गया। किसी हिंदी लेखक ने ऐसी कहानी लिखी कि उसके सींग निकल आई, रात में सोया और उसके बाद सुबह उठा तो उसके सींग निकला हुआ। तो मेटामॉर्फोसिस का बहुत बड़ा असर पड़ा। ऐसे ही दिक्कत ये हुई कि हमारे यहाँ जो अपनी परंपरा थी, और ये हमारी नहीं, आप मध्य एशिया से, पश्चिमी एशिया से लीजिए, जो इराक और अरबिक वहाँ से लेकर जो ट्रेडिशन रही नैरेटिव थी, और हमारे भारत तक, वहाँ इस तरह के किस्से बहुत थे। इस सब की कथाएं थी, जातक की कथाएं थी, पंचतंत्र की कहानियाँ थी, एपिक्स थे ऐसे जिसमें तमाम सारे बहुत कुछ मैजिकल था और मिथिकल था। तो यहाँ तो पहले से ही था। तो बहुत से लोगों ने यहाँ यूरोप से अलग, उससे भिन्न अपनी तरह की साहित्य की रचना की। अब यह जो जादुई यथार्थवाद है, उसमें समस्या ये आती है कि इसमें फैंटेसी के आने से इसको पहचानते हैं या इसके कुछ और गहरे अर्थ होते हैं। तो फैंटेसी सिर्फ नहीं होती इसमें। जैसे मान लीजिए, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने जब वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड लिखा, उसमें आप देखेंगे तो वह समय है जब 1772 के आसपास था। मैंने सोचा नहीं था, बस लिख दिया। तो हिस्टोरिकल उसमें जो इनपुट्स हैं बहुत कम है। उसमें शुरू मैंने लिखा कि इतिहास इसमें उतना ही है जितना दाल में हल्दी होती है या नमक होता है, बाकी सब कुछ कल्पना है। तो वो कल्पना, वह स्वप्न, वह ड्रीम्स, वह भविष्य को जानने की एक तरह की अटकल, और हमारी जो पूरी मिथिकल जो ट्रेडिशंस थे, उनकी स्मृतियाँ, उन सबको मिला करके वो तैयार हुआ। ऐसा बहुत लोगों ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ें, उसमें यही प्रयास किया गया। आपकी कन्नड़ भाषा में चंद्रशेखर कंबार, उनका उपन्यास है जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो मैंने पढ़ा उसको, अद्भुत उपन्यास है, और उसका नाम है प्रिंसेस सिंगरेला एंड हर पैलेस। उसमें है वो एक सामंती समाज की, एक राजकुमारी के जीवन की विघटन की गाथा, लेकिन वो जिस तरह से लिखा गया है उसको पढ़ते हुए बहुत
समानता लगती है कि यह ऐसा यथार्थ, ऐसा ऐसा लेखन, ऐसा नैरेटिव हमारे यहाँ सारी भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी में भी खास तौर से होना चाहिए। तो यहाँ पर असर ज़्यादातर रहा जो पश्चिम से लगभग लिया गया। अब जैसे समाजवादी यथार्थवाद, हम लोग जब युवा थे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे तो समाजवादी यथार्थवाद हमें बहुत आकर्षित करता था और उनके नाम तो आप सबको जानते हैं जो जो लिखते थे। लेकिन ये लगा और वो आज और गहराई से लगता है कि सिर्फ समाज की सोशल रियलिटी के बारे में ही पूरे साहित्य और कला को कन्फाइन कर देना, उसको सीमित कर देना, प्रकृति की ओर न देखना, बहुत सारा चराचर है उसकी ओर न देखना, पर्यावरण की ओर न देखना, और बहुत सारी जो ऐसे ऐसे डायमेंशंस हैं उनकी ओर ध्यान न देना, वो उसकी सीमा थी। इसीलिए और यही कारण था कि उसके दूसरे रूप सामने आते गए, वो बदलाव हुआ। तो यथार्थवाद की जो एक अवधारणा थी वो बदलती चली गई। आज मैंने भी बल्कि लिखा है और प्रोफेसर सन्नी मार्कोस ने उसका अनुवाद भी किया, अंतिम नींबू, वो इंडिया टुडे में छपी थी वो कहानी, तो वो कोरोना वायरस के आने के बाद की कहानी, और उसमें बहुत ही कई लेयर्स हैं उसके। और ये वायरस क्या है, ये लैब में पैदा हुआ या कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कोई बायोजेनेटिक प्रोडक्शन है, या कोई पुराना वायरस था जो कहीं से आ गया है, कई लाख साल पहले था अब आ गया। तो मिस्ट्री है, एक रहस्य है। अब इस रहस्य में हम जब हमारा जीवन दांव पे लगा तो हम कैसा, कौन सी कहानी लिखें और किस तरह से लिखें, इसको आप कंप्रहेंड कैसे करें। तो ऐसे समय में कोशिशें कई तरह की होती हैं और बहुत अच्छा साहित्य इससे जन्म लेता है। पेंटिंग्स आप देखिए, पेंटिंग्स में तो अद्भुत है। अब जब रियलिज्म आया, दूसरे रूप में आया, क्रिएटिव आर्ट्स आए, स्टिल लाइफ आया, फिर इम्प्रेशनिज्म भी आया, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद आया, और यह भी माने आप कि जो कला है, जो विजुअल आर्ट्स है, उनका प्रभाव भी वर्बल आर्ट पर पड़ता है। हमारे यहाँ हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, तो प्रगतिशील कवि हैं, और उनकी कविताओं की जब व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, तो माना जाता है कि उन पर इम्प्रेशनिज्म का बहुत गहरा असर है और सूर्यलिज्म का भी असर है, अति यथार्थवाद का भी असर है, जो सल्वाडोर डाली से लेकर के बहुत सारे पेंटर्स में। तो अब जैसे मुक्तिबोध, अगर आप डॉक्टर रामविलास शर्मा की किताब पढ़ें तो आस्था और सौंदर्य, या उसके बाद उन्होंने मुक्तिबोध पर बहुत विचार किया, मुक्तिबोध को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा मुक्तिबोध जो है वो अस्तित्ववादी है और लगभग मनोविकार के वो, क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। अब मार्क्सवादी आलोचना की अपनी लिमिटेशंस जो थी वो उनके जरिए उभर कर सामने आई। इसी तरह उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य को भी कहा गया प्रकृतिवादी साहित्य। जैसे कैमरा रिकॉर्ड करता है, विजुअल सामने जो भी चीजें होती हैं उनको जो कहते हैं रिकॉर्ड करता है, रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स एज द वे दे आर, और या फिर जैसे टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है, आप कोई भी आवाज होगी जो करता है रिकॉर्ड कर लेता है। तो मैला आंचल पढ़ा उन्होंने, पति परिकथा पढ़ा, दोनों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें रेणु ने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो ज्यों की त्यों थी, और उनको पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आलोचक को सही नहीं लगा, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। आज आप देखिए तो दोनों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, मैला आंचल भी और पति परिकथा भी। मुक्तिबोध की कविताएं बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही उस पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कोई ऐसे विचार किए हैं। इसी तरह से कामो, काफ्का या इस तरह के जो लेखक हैं सार, उनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो रचनाएं जो रहती हैं अपने समय में बनी रहती हैं, गोगोल थे, प्रकृतिवादी थे, लेकिन ये कहा जाता है कि यूरोप का सारा जो साहित्य है उसके ओवरकोट से निकला, ओवरकोट की कहानी थी। बालजाक थे, बालजाक भी अति प्रकृतिवादी थे, यथार्थवाद के पहले थे, लेकिन उनका उपन्यास जो प्रेजेंट है वो वहाँ के किसानों की गाथा है। हमारे यहाँ भी जितने उपन्यासकार हुए हैं बड़े, उन्होंने शहरी यथार्थ की बजाय जो किसानों के यथार्थ, जो गाँवों के यथार्थ है, उस पर उपन्यास लिखे। आप अटल शंकर पिल्लई और बहुत सारे नाम हैं हमारे यहाँ। मुंशी प्रेमचंद ने दोनों तरह का लिखा।
तो यथार्थ क्या है और यथार्थवाद क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो जो रचना है, रचना किन किन चीज़ों से अपना मटेरियल लेती है, अपनी रचना की सामग्री प्राप्त करती है। अब उसके अध्ययन और विश्लेषण के लिए, उसके एकेडमिक स्टडीज के लिए ये कैटेगरीज बनाई जाती है। क्रम छायावाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद, आधुनिकता, उत्तराधुनिकता, अस्तित्ववाद, और ये अवधारणाएं, ये इनसे मेरा तो मानना है, उसको आप क्षमा करेंगे, इससे समय को समझने में एक तरह का, जैसे आप बुक शेल्फ बनाते हैं ना, तो अलग अलग खंड में लिख देते हैं, इसमें कविता है, इसमें कहानी है, इसमें आर्कियोलॉजी की किताबें हैं, इसमें एसेज हैं, इसमें और कुछ है। तो आपने अपनी लाइब्रेरी तो बना ली, लेकिन आप यह भी जानिए कि उनमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो एक जैसी है। तो यही रचना के साथ होता है। तो ये मेरा कहना है, और बहुत ही खुशी हुई मुझे आपने बुलाया। और ये गांव है, आवाज़ ठीक से आई कि नहीं आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद कुछ बातें मैं कह सकूं। आप लोग कुछ पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी प्रतिभागियों के लिए चर्चा का वातावरण खुला है। अभी तो इसमें सबसे पहले एक प्रश्न आया था कमेंट बॉक्स में। सर, आपको सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? आप सुनाई दे रहा है आप? तो वो सूरज भान सागर का है। तो उससे पहले मैं बता दूं आपके लिए, जैसे कि आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, तो उसमें डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने एक कमेंट दिया था, जैसे कि जादुई यथार्थ आपकी आवाज में भी है क्योंकि कभी तो उसके साथ मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी सूरज भान सागर के। सर, प्रत्यक्ष और यथार्थ में अंतर क्या है? किसमें? प्रत्यक्ष और यथार्थ में। प्रत्यक्ष और यथार्थ में? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये दरअसल प्रकृतिवाद और यथार्थवाद के बीच का जब बहस चल रही थी उस समय का सवाल है। तो उसमें ये है कि जो आपको दिखाई देता है क्या वही यथार्थ है? ऐसा नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव रियलिटी होती है ना, स्पेकुलेशंस होते हैं, आप कुछ चीजें अटकल लगाते हैं। अटकल नहीं लगाते, वो आपकी ज्ञानात्मक संवेदना होती है, पर्यवेक्षण होता है, जिसके जरिए आप जानते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ, मेरी कविता भी है, आप याद करेंगे। उस कविता का शीर्षक है चौथा शेर। तो आप भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे तो 3 शेर दिखाई देते हैं, और फिर अशोक का धम्म चक्र दिखाई देता है, फिर उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो लगेगा कि 3 ही शेर है, लेकिन 3 नहीं है, चौथा भी है। तो इधर से भी आप देखेंगे 3 दिखेंगे, है ना, लेकिन है वो 4। हाँ। तो जो प्रत्यक्ष है और जो यथार्थ है उसमें यही अंतर है। जैसे आप कोई एक चीज रखें हेक्सागोनल, जैसे कोई पेंसिल हो या कोई और हो जिसके षटकोणीय हो, हेक्सागोनल हो, 6 कोण हो, तो आप इधर से देखेंगे आपको 3 ही कोण दिखाई देंगे, जबकि उसमें 3 कोण और भी हैं। तो आप घूमते रहिए, लेकिन आप जानते हैं कि षटकोणीय है। तो कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष नहीं है तब भी जानते हैं, है ना। तो इस तरह का होता है। और दूसरा यह भी है, देखिए, कि एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, और वह है साइंस का। और हाईएस्ट साइंस कौन सा है? आप बताइए, उनसे पूछिएगा सागर से। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइंटिफिक परस्यूट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एब्सर्ड है, लेकिन उससे आप रियलिटी को जानते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसको जानते हैं। आप जानते हैं कि सौरमंडल कैसा है, और सापेक्षता कैसी है, और ये जितने प्लैनेट्स हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, वो कैसे हैं, वो गणित के द्वारा जानते हैं। और गणित बिल्कुल एब्सर्ड है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। हाँ। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, और यही अंतर है जी। ठीक है सर। वैसे जादुई यथार्थवाद के जनयिता के रूप में हम वो जो गैब्रियल मार्केस को जानते हैं, वो जो 100 Years of Solitude जो जादुई यथार्थवाद के एक सब, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसका आदर्श है। तो प्रश्न ऐसा आया है कि हिंदी कथा साहित्य में, जैसे कि जादुई यथार्थवाद की जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका की जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका है, तो वहां की जमीनी विरासत और परिस्थितियां भारत से काफी मिलती जुलती है, ऐसा क्यों? तो उसका मैंने, देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण है, आप जाएंगे, मैं तो घूमता भी रहता हूँ बहुत, दक्षिण अमेरिका लगभग हमारे जैसा है। आप अगर आप चेहरा मोहरा भी देखेंगे तो ये माया जो है,
बल्कि अद्भुत है कि वहाँ के जो बोर्खेस हैं, जो बहुत बड़े थे, अर्जेंटीना के थे कथाकार, बल्कि वो सबके गुरु माने जाते हैं जितने भी जब यथार्थवादी हैं। और उनके भी, और बोर्खेस को भी ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पूरब से मिली, यानी हमारी तरफ से मिली। जैसे उन्होंने एक मैंने कई बार मैं कहता भी हूँ कि एक छोटी सी कहानी है, 1-2 लाइन की। ड्रीम ऑफ क्या है, किसी नाम है, कोई चाइनीज नाम है, ड्रीम ऑफ चांग सुई। उसमें चांग सुई नाम का एक बच्चा है जो किसी पार्क में बेंच में बैठा हुआ है, सो गया है। और जब सो गया है तो उस सपने में देखता है कि वो तितली है। और जब वो जागता है तो उसे कंफ्यूजन रहता है, भ्रम रहता है कि वो तितली है जो पहले सपना देख रही थी कि वो आदमी था, लड़का था, या वो लड़का था जो सोच रहा था कि तितली है। वो तितली है या लड़का है, ये उस भ्रम में है। तो ये जो इल्यूजन है, कहते हैं ना, देखिए कला की भी कुछ जरूरतें होती हैं, सिर्फ फिलॉसफी में नहीं होती हैं। जैसे फिलॉसफी में औपनिषदिक जो रहस्य वो यही है, हु एम आई। एक है ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म जो है सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म भी तो मिथ्या जैसा लगता है, इसको भी तो आप नहीं जानते हैं। सो एवरीथिंग इज अननोन, इवन रियलिटी इज अननोन, है ना। तो बोर्खेस ही से ही शुरुआत हुई है। बोर्खेस की कहानी है, मैंने कई बार कहा, कहानी है, कविताएं भी हैं। अब कहानी जो है बुक ऑफ सैंड शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर से। अब बीकानेर कभी नहीं आए, वो अंधे हो गए थे, अपने कमरे में बंद रहते थे, कैसे उन्होंने जाना? और जिप्सी थे, तो जिप्सी तो भारत से गए और जाकर के लैटिन अमेरिका पहुंचे, या कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो पुरातत्व और इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी का क्षेत्र है। हम लोग जब जाते हैं तो हमको बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। क्यूबा में जाते हैं तो हमको अपने जैसे मटके और कपड़े मिलते हैं, टाइल्स मिलते हैं, खाना बहुत कुछ एक जैसा दिखता है, मिलता है। ऐसे बहुत सारे देशों में, आपके दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, अब कितना बड़ा था सोचिए आप, अफ्रीका के साथ उसके कितने वो थे, संपर्क थे। यहाँ की दालें वहाँ पाई जाती, ज्वार वहाँ पाया जाता है। अब फिलीपींस तक के लोग फैले हुए थे, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो हम तो पुराना बहुत कुछ भूल गए हैं और हमको याद नहीं करने दिया जाता, वरना हमारे पास इतना बड़ा अतीत है कि हम तो हर महान रचना, अगर हम सिर्फ इसको देखिए, डिटर्मिनिस्टिक रैशनलिज्म कहते हैं। ये बहुत गुस्से के साथ आपने यथार्थवाद को सोशल पॉलिटिकल रियलिटी में बांध दिया। राजनीति को भी समझना हो तो आपको इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अच्छी अपने समय की राजनीति को समझने के लिए आपको रियलिटी के दूसरे डायमेंशंस को लाना होगा। इसलिए प्रतीक होते हैं, उपमान होते हैं, रूपक होते हैं, मिथक होते हैं। कौशाम्बी की किताब है मिथक एंड रियलिटी, है ना, डी.बी. चट्टोपाध्याय की है, लोकायत। इन सबको पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं तो पहले भी बहस करता था, मैं कहता था देख, घर में एक रिलीजियस, एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेंटर ऑफ कंजर्वेटिव फिलोसफी है, उसने अपने आप को बिल्कुल रोक दिया, उन्हें फॉसिलाइज। लेकिन साहित्य अगर वो धर्म से भी प्रेरणा लेता है तो वह तो मुक्त रहना है, उसे तो फ्रीडम चाहिए, उसको उड़ना है। और इसीलिए जो चीज साहित्य में नहीं मिलता, तो इतिहास में नहीं मिलता, वो साहित्य में मिलता है। और यह आप हमेशा मान के चलें कि किसी भी इंस्क्राइब्ड या रिटन या डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण और सच वो साहित्य बताता है। लैटिन अमेरिका आप क्यों याद करते हैं 100 Years of Solitude को, या द बुक ऑफ सैंड को, या ऑन जूलियन टाइपराइटर को, है ना? क्यों याद? इसीलिए याद करते हैं कि बहुत सारा सच उस समय का उनमें है। अच्छा। हमारे यहाँ जो साहित्य अभी लिखा जा रहा है, अभी लिखा जाएगा, अभी जो लिखा जा रहा है, एक तो लिखने में भी डर लगता है, लगता है समय बीत जाए। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, 1869-72 में बहुत बड़ी महामारी हुई, इतने हजारों करोड़ों लोग मरे जितने कोरोना में नहीं मरे। कौन सा साहित्य हमारे पास? उस भूखमरी पर, उस ड्राउट पर, उस पर कौन सा उपन्यास? उसका कारण शायद हमें कहीं ना कहीं टटोलना होगा कि हमारी भाषा की जो अभिव्यक्तियां हैं उनमें क्या वो वैज्ञानिकता या वह वस्तुपरकता हमारी चेतना में वह आई है, नहीं आई? मुझे लगता है कि आई है,
व्यक्त ठीक से नहीं हो पाई और लिखा गया है साहित्य, लेकिन वह साहित्य बहुत सामने बहुत नहीं आया है और आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है सर। सर समय के यथार्थ का अंकन करने के लिए जैसे कि आपने कहा उसी के लिए जादुई यथार्थवाद का वो जो शिल्प अपनाते हैं, लेकिन समय के उस समय मुक्तिबोध ने भी समय के यथार्थ का अंकन करने के लिए फैंटेसी को अपनाया था। मुझे लग रहा है कि मिथक से भी ज्यादा फैंटेसी ये जो जादुई यथार्थवाद के निकट है। कभी कभी हाँ, ये ये तो दोनों को कॉम्प्रिहेंड करना, क्योंकि वो ऐसी रचनाओं को थोड़ा समझना, बार बार पढ़ना पड़ता है, तो उन दोनों में जरा अंतर जरा स्पष्ट रूप से बता दीजिए, नहीं, फैंटेसी मैं और स्वीकार करता हूँ। देखिए, ये मैंने कहा ना कि जब वो एक दौर था, अस्तित्ववादी दौर था, जब जब एक तरह से इस पर विचार हो रहा था कि हमारा अस्तित्व कैसा है एक व्यक्ति के रूप में। इस जो समाज है, जो पूरा देश मान लीजिए, पूरा उसमें हम एज ए इंडिविजुअल एंटिटी, एक व्यक्ति की इकाई के रूप में हमारा क्या अस्तित्व है और हमको कितनी स्वतंत्रता है। तो वह उस समय का साहित्य था जब फैंटेसी बहुत पॉपुलर हुई और काफका से लेकर के और बहुत सारे लोग। मुक्तिबोध में तो ये था कि उनके पास तो एक मार्क्सवादी जो डायलेक्टिक्स की भी समझ थी, पदार्थवादी, भौतिकवादी, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक, उसकी भी समझ थी, पढ़ते बहुत थे। फिर इसके अलावा अस्तित्ववाद बहुत पढ़ते थे वो बहुत मामूली आदमी नहीं थे और हिंदी के तो थे ही नहीं, वो मराठी थे। हिंदी में जो बहुत बड़ा साहित्य है वो गैर हिंदी भाषाओं का है। अभी परसों बात हो रही थी किसी से, मैंने कहा कि ये डिबेट चल रही थी, मैंने कहा आप रांगे राघव का नाम क्यों नहीं लेते हैं? हिंदी दिवस था 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा हिंदी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रांगे राघव का है और वो तमिल थे और गदल उनकी कहानी माइलस्टोन है और मोहनजोदड़ो पर जो है मुर्दों का टीला वो उनका लिखा हुआ है। टेलीविजन में बहुत पॉपुलर जो टेलीविजन सीरियल था, जिसको उसमें सुधीर मिश्र के भाई थे सुधांशु मिश्र, उन्होंने डायरेक्ट किया था। कब तक पुकारूं एक नोमैडिक कम्युनिटी की कहानी थी, अद्भुत कहानी थी। ये तमिल लेखक लिख रहा था आगरा में रहते हुए और हिंदी में लिख रहा था। तो हमारे यहाँ जो समस्या आई है वो ये आई है, ये जो रीजनल एक तरह से इम्बैलेंस है। हिंदी बहुत बड़ी भाषा, मैं आज भी कह रहा हूँ, केरल में कोई हिंदी बोलेगा या तमिलनाडु में बोलेगा या हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में या बघेलखंड में जो हिंदी बोलेगा वो वैसी हिंदी नहीं बोलेगा जैसा बनारस में या दिल्ली में बोलते हैं, उससे अलग होगा। इसको एक बार स्वीकार अगर कर लेंगे तो हिंदी में बहुत बड़े बड़े लेखक हैं और चाहे वो जादुई यथार्थवाद हो, चाहे यथार्थवाद हो और चाहे वो और किसी तरह की रचनाएं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। तो ये है फैंटेसी का और इसमें संबंध है भी और संबंध नहीं भी है, क्योंकि ये बहुत बाद की चीजें हैं। उस समय तक सिर्फ कल्पना थी, अब आपके पास टेक्नोलॉजी। आप नई फिल्में देखिए, आप हैरी पॉटर की फिल्में देखिए, आप अब तो हर कोई, अब तो बॉलीवुड में भी ऐसी ऐसी फिल्में बनने लगी हैं। लेकिन अभी जैसे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज देखिए, तो उसमें इतनी सारी, वो तो मैजिक से भी सुपर मैजिक है। तो जैसे कि वो जो ब्रह्म राक्षस जो मुक्तिबोध का जो ब्रह्म राक्षस जो है, उसी में भी हम एक मैजिकल वर्ल्ड में ही जाते हैं और हम ऐसे ब्रह्म राक्षस जो यथार्थ है आज भी हमारे समाज में है ऐसे ब्रह्म राक्षस। बिल्कुल तो इसलिए मैंने पूछा था। तो ये है एक और हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा, ये सच है। मुक्ति तभी मिलती है जब आपसे कोई ज्ञान ले लेता है, वरना अगर नहीं लेता है तो वो ब्रह्म राक्षस कुएं में ही पड़ा रहता है। और इस पे एक कहा जाता है, एक दार्शनिक नाम का एक दार्शनिक था, वो एक पीपे में रहता था, जो ड्रम नहीं होता है, ड्रम के भीतर ही रह के मर गया। वो पूरी दुनिया को मुक्त करने के बारे में सोचता था। तो अकेले बैठ के सोचते रहना और कोई शिष्य ना मिले, जो ब्रह्म राक्षस की पंक्तियां है ना, कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल क्या है, सजल उरी शिष्य बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ी मार्मिक पंक्ति है, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं क्योंकि वही संवेदना है, क्योंकि कवि उनकी जानते हैं उनका। तो सर एक और प्रश्न है, जादुई यथार्थ और आभासी यथार्थ
एक माना जा सकता है क्या? डॉक्टर कोटमे ने पूछा है, जादुई यथार्थ और आभासी यथार्थ एक नहीं, मेरे माना जा ख्याल सकता से एक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आभासी यथार्थ है वह जो किसी किसी तकनीक के द्वारा हाँ पैदा होता है, जो वर्चुअल है। और इस पे किताब भी है, वो लोगों ने पढ़ी होगी, इस पे काफी सोचा भी गया है, लिखा भी गया है। एक जो उम्बर्तो इको थे, उनकी किताब ही ट्रेवल्स इन हाइपर रियलिटी। तो ये जरूर है कि जो हमारा संबंध है प्रत्यक्ष जगत से, वस्तु जगत से, वह धीरे धीरे दूर होता गया, बदलता गया। और ये कैमरा, टेलीविजन और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं, उनके द्वारा अब हमारे सामने जो यथार्थ है वो वर्चुअल, वो आभासी है। और हम अपने जीवन में, आप देखिए 24 घंटे होते हैं, आप खुद सोचिए कि आपके अपने दिनचर्या में एक दिन आपका 24 घंटे का होता है, कुछ घंटे रात के होते हैं, कुछ दिन के होते हैं। आप जरा सोच के देखिए कि कितनी देर आपका प्रत्यक्ष संसार में रहते हैं और कितना समय आपका आभासी यथार्थ में गुजरता है। और अब तो हालत यह है कि जिसके भी हाथ में मोबाइल है, वो तो क्या रहेगा वास्तविक यथार्थ में। और तो ये अंतर है। और जो मैं कई बार कहा भी करता हूँ कि प्रेमचंद के समय का, कि वो हम लोग वो बैल को छू सकते थे, उसकी पीठ को सहला सकते थे, उसकी महक कैसे उसको सूंघ सकते थे, खेत में कैसे हल चलते हैं, उसकी मिट्टी उनके पैरों में लग सकती थी, हल को चलाने से जो मुट्ठियों में, उंगलियों में जो गट्ठे पड़ जाते हैं, नॉट्स बन जाते हैं, वो उनको मालूम। अब आप देखते हैं सिर्फ, और ये तो बहुत पहले हो चुका है कि कहा गया है ना कि अमेरिका में पूछा जाता है कि आप ये बताइए, कॉर्न 8 ट्रेन्स का नाम बताइए, सीरियल्स का नाम बताइए, नहीं जानते हैं लोग। वो कॉर्नफ्लेक्स जानते हैं लेकिन कॉर्न नहीं जानते हैं। वो मल्टी फ्लोर तो जानते हैं, जो डिग्री जो फ्लोर होता है, लेकिन वो व्हीट को, गेहूं को नहीं जानते हैं कि गेहूं कहाँ उगता है, कौन उगाता है, कैसे उगाता है। वो पनीर, वो चीज़ खाते हैं या बटर खाते हैं, लेकिन गाय क्या होती है और कैसे कैसे बनता है उनको नहीं। अभी मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी थी, पिछले साल मैं इटली में था, तो वेजिटेरियानो यानी शाकाहारी, अद्भुत फिल्म थी वो। क्योंकि जो पूरा मिल्क प्रोडक्शन है इटली का, वो भारतीयों के हाथ में, वही बनाते हैं वहाँ, चीज, बटर, मिल्क, ये वो। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो केक कल्चर आया और चॉकलेट कल्चर आया यूरोप में, उसके पीछे ही भारतीयों का हाथ है। ये मॉरिशस गए, जब इन्होंने गन्ने से शक्कर बनाई, शुगर बनाया और जैगरी बनाई, गुड़ बनाया, तो जाकर के वहाँ का केक मीठा हुआ और वहाँ चॉकलेट मीठा हुआ, है ना। और हमने डायबिटीज फैलाया। तो हमने इतना बड़ा कंट्रीब्यूट, देखिए धीरे धीरे पता चलेगा। अभी हम लोग जिस समय में हैं उसमें बहुत कुछ नहीं जानते हैं बाहर के लोग भी, और हम भी नहीं जानते। अभी शायद मैंने कल पोस्ट किया था इनका, शशि थरूर का, कि जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसमें कितने सारे शब्द भारत के हैं जो वो अंग्रेजी में हैं, वो खुद ही नहीं जानते कि अंग्रेजी थे। जैसे शैम्पू, उन्होंने उदाहरण दिया कि लोग सोचते हैं शैम्पू इसे इंग्लिश और वेस्टर्न वर्ड, इंग्लिश वर्ड नहीं है। कभी यहाँ से लेके जाते थे अंग्रेज लोग, यहाँ के नाई को या सैलून वाले को, कहते चैम्पो, तो चंपू कहते हैं जो सिर में, तो चैम्पू वहाँ से शैम्पू बन गया। और इतने सारे कंपनीज हैं जो शैम्पू बनाती हैं, नोबडी नो, है ना। तो हमारा स्वीकार नहीं हुआ तक। उसका कारण ये है कि समय लगेगा, और समय आ रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस। देखिए, ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था, वो दौर कहीं ना कहीं शुरू में संदेह का था और कन्फ्लिक्ट का बढ़ता चला गया। और अब जब ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स अब दिखाई दे रहे हैं, डरावने, अब लगता है कि धीरे धीरे समझते भी जा रहे हैं। एक अंडर करंट है जहाँ समझ में आ रही है कि भाई पिज्जा वहाँ से इटली से हमारे यहाँ कैसे आ गया, ये बर्गर जर्मनी से हमारे यहाँ कैसे। अब स्ट्रीट फूड है, वो सड़कों पे हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत मुश्किल है कि हमारा पुराना, अब जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ, यहाँ पर इंद्रहर बनता था। इंद्रहर बनाएंगे तो 3-4 घंटे 5 घंटे लगेंगे। किस स्त्री या किस पुरुष में इतना समय है कि उसको बनाता रहे। तो समय बदला, समय की गतिशीलता बदली, माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ, और ये रियलिटी जो अभी है वो नहीं, आभासी यथार्थ जो आपने
उन्होंने प्रश्न पूछा है। आभासी यथार्थ वो नहीं है जो टेलीविजन में दिखाई दे रहा है। आभासी यथार्थ वो है जहाँ जो आभासी यथार्थ वो है जो दिखाई दे रहा है। यथार्थ वो है जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय। इमिग्रेंट्स यहीं से गए, लौट लौट के आ रहे हैं, और बहुत सारी अभी डॉक्टर सोफिया राजन प्रश्न पूछना चाहती है सीधे आपसे। सोफिया जी, आप आइए जी। सोफिया राजन। उदय प्रकाश जी उदय प्रकाश जी नमस्ते। हम आपके लेखन के एक बहुत बड़े फैन हैं, खास करके पॉल गोमरा और आपकी पीली छतरी वाली लड़की। और आपने जो अभी व्याख्यान दिया पूरा एकदम से रियलिटी सब कुछ एक टीचर के हैसियत से ज्यादा आपने समझाया। धन्यवाद। आवाज आपकी कम हो रही है। आवाज कम आ रही है? नहीं, आवाज कट। अभी आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ सर, आपने जो शुरुआत में कहा कि आप टीचर नहीं हैं, लेकिन एक प्रोफेसर से ज्यादा आपने प्रकृतवाद से लेकर जो भी रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सब कुछ हमें इतनी अच्छी तरह से समझा दिया। हम आपके लेखन के एक बहुत बड़े फैन हैं। जादू यथार्थवाद के बारे में आपने अपनी उनकी बात पुस्तक में तो पूरा क्लियर कर दिया था हमारी शंकाएं। आज हम ये एक पर्सनल शंका पूछना चाहती हूँ कि ये जो लेखन में जब आप अपनी निजता की उपस्थिति जब दर्ज करते हैं, मेरा इशारा आत्मा स्वालन की ओर है, उसमें आपको क्या लगता है, जैसे उसमें आपके कथानक को शिथिल बनाती है या बाद में आपको कभी लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए? ये मेरी छोटी सी शंका है। ये बहुत बहुत कठिन प्रश्न है। देखिए, ये माना जाता है कि साहित्य जो है या कला, कोई आर्ट, ये प्रिटेंशंस का नहीं होता, और हर कला कहीं ना कहीं बायोग्राफिकल होती है और अपने ही जीवन से, और इसको सभी मानते हैं कि जिसको, हालांकि वो एक दार्शनिक उसके रूप में वो ठीक नहीं है, अनुभव की प्रामाणिकता, लेकिन जीवन कुछ अनुभव देता है, और अनुभव देता है तो फिर उसको कला में कैसे लाए, वो आपका अपना जीवन होता है, किसी और का जीवन नहीं होता है। और आप अगर किसी अन्य के जीवन को देखते हैं, उससे तादाद में बनता है, आइडेंटिफाई उससे करते हैं और उस लिखते हैं, तो चाहे आप उसके बारे में लिखें चाहे अपने बारे में लिखेंगे आप अपने ही बारे में, कहीं ना कहीं वो दोनों एक होती हैं, वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक होता है। और यह है, इसलिए मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति, कहते हैं ना कि व्यष्टि और समष्टि, तो पहले तो अंतर बता दिया जाता था कि ये वैयक्तिक है, आत्म केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, नार्सिसिस्टिक है, लेकिन आज के समय में आप देखिए कि आज हर कोई इंडिविजुअल ऐसा जो था कि एक तरह का मास सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, और वो ये कह कि सब लोग अपने अपने घरों में कन्फाइंड हैं और सबके अपने अलग अलग अनुभव है, अपना अपना जीवन है, और इस समय लिखा ऐसा जा रहा है, चीजें लिखी जा रही हैं। So every individual life is very significant, and if one starts writing his or her own experiences, is really going to create a wonderful literature. ये डायरी भी है, इतिहास भी है, और साहित्य भी है, और कला भी है। तो बिना उसके तो होता नहीं। अब ये देखिए कि अन्नात्मा तोबा से लेकर के और बहुत सारे श्वेताएवा, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ केरल में मोहम्मद बशीर, अब उन्होंने अपने बारे में लिखा कि समाज के बारे में लिखा, जो उन्होंने लिखा वो लिखा, और तो ना ब्रिटिश इंडिया ने उनको एक्सेप्ट किया, ना इंडिपेंडेंट इंडिया ने उनको एक्सेप्ट किया, वो दोनों जगह पागल समझे गए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा कहना है कि ये विभाजन नहीं करना चाहिए, और इसमें फिर से बोर्खेस को ही कोट करूँगा। वो कहता है कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं किसी के लिए नहीं लिखता हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं किसी के लिए लिखा, कोई मेरा पाठक होगा या होगी। वो कहते मैं लिखता हूँ, हो सकता है कि मेरा पाठक पृथ्वी के किसी दूसरे छोर पर हो, और हो सकता है अभी ना हो, कभी आने वाले समय में हो। तो व्हेन यू राइट, इट्स बेसिकली योर राइटिंग इज अ सोलो एक्ट। जैसे आप जब गाते हैं या आप पेंट करते हैं तो आप भीड़ में नहीं करते हैं कि आपने कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक अकेले की कला है। और ये है, और यहाँ तक फिल्में भी जो जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं,
पूरा क्रू आप देखें, अलग अलग लोग होते हैं, थिएटर भी होता है उसमें और पेंटिंग भी होती है, म्यूजिक भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल होता है। एक जो होता है वो डायरेक्टर कहता है ये कैमरा मैन इज राइट, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये बहुत प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि लिखा कैसा गया, तो साहित्य कितना महत्वपूर्ण है। द ट्रायल है किसका है? काफ्का का, काफ्का का है ना? थैंक यू सर। आपके आलोचनात्मक जो भी आपके ऊपर जो आलोचनात्मक टिप्पणियां होती हैं, उसमें एक बात तो मैं एक निर्मम पाठक के रूप में बिना किसी पूर्वाग्रह के कह सकती हूँ कि पाठकों को अंत तक पकड़े रखने की आपकी जो क्षमता है, वो जब तक रहेगी पाठक वर्ग आपको कभी नहीं मतलब कि भूल पाएगी सभी कहानियों में। ये आत्मास्फालन की मैं मैंगोसिल के सिलसिले में कह रही हूँ, और आपके दिव्या के दो आलोचनात्मक ग्रंथ का तो सभी उत्तर आपने अपनी उनकी बात में दे दिया है। और एक बात विमेंस कॉलेज के डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहूंगी। जैसे आपने पीली छतरी वाली लड़की में आज की यूनिवर्सिटीज में हिंदी डिपार्टमेंट्स की जो सिचुएशन है उसके बारे में कहा, उससे बहुत अलग है विमेंस कॉलेज की डिपार्टमेंट। और मेरे ख्याल से केरल के सभी कॉलेजेस के हिंदी डिपार्टमेंट कॉलेज में अपना एक अलग पहचान, एक अलग अस्मिता बनाती है। इस बात में हमें खुशी है, मतलब कि आपके लेखन से वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जो हिंदी वालों की जो सिचुएशन है उससे काफी फर्क है। तो मैं विमेंस कॉलेज के डिपार्टमेंट में जो मेरे मित्र हैं सुमा जी, शबाना जी और बिंदु वलसार जी, तो उनको मैं तहे दिल से इस प्रकार के एक वेबिनार के आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। दीज वर्ड्स आर वेरी एम्पावरिंग और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सोफिया, जो अच्छी बातें की थी भी। थैंक यू। देखिए सर, सर आगे का प्रश्न है डॉक्टर गुरुमकोंडा नीरजा जी ने पूछा है, क्या आप हिंदी में एक उपन्यास का नाम बता सकते हैं जिसमें हम जादुई यथार्थवाद देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जादुई यथार्थवाद के रूप में जिनकी बहुत चर्चा हुई है ना, जैसे बर्तो इको का था द नेम ऑफ रोज या 100 Years of Solitude, बहुत सारी दूसरे। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ के देखो, मैं फिर से कहता हूँ, और चारुचंद्र लेख पढ़ें, अनाम दास का पोथा पढ़ें, पुनर्नवा पढ़ें, है ना, और आप पाएंगे कि जादू क्या है। जादू ये है कि एक तरह की माया है, एक तरह का क्रिएटिंग ए हेलुसिनेशन, क्रिएटिंग इन इल्यूजन। और आपको याद होगा F.R. लीविस की जो किताब हुआ करती थी, वो पहले के लोगों ने अभी शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज जरूरी है। वह साहित्य जो या वह कला जो बिल्कुल एक हथौड़ा मार के और पटक देते हैं एक फैसले को, एक निर्णय को, एम्बिग्विटी नहीं रहती, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ एक नहीं बहुत है। हमारे यहाँ मैं करो जातक की कहानियां हैं, और बहुत पहले से हमारे यहाँ जादू था ही। सिर्फ यथार्थ को ही व्यक्त करने के लिए रूपात्मक पंचतंत्र लिखा गया, वहाँ सब जानवर हैं। एनिमल फार्म तो बहुत बाद में उसने लिखा जॉर्ज ऑरवेल ने। कहाँ से लिया होगा एनिमल फार्म, कहाँ से लिया होगा? यहीं से लिया होगा, क्योंकि मोतीहारी में था, बिहार में था। और यहाँ से जब गया हो तो उसको लगा होगा कि शायद भारत में तो पंचतंत्र की कहानी, जहाँ खरगोश, बगुला, कछुआ, कौवे सब बोलते हैं, सब, और बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित करते हैं, मेटाफोरिकल। और उसने एनिमल फार्म लिखा, जो स्टालिन के समय का जो रूस था उसके बारे में लिखा। तो ये है, और पढ़ना चाहिए हमारे अपनी। हेलो, दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी के इस उपन्यास में भी अमूर्तन तथा इस तरह की संकल्पना प्रस्तुत होती है। हाँ, तो मेरे बहुत प्रिय है वो, और दीवार में खिड़की रहती है भी बहुत ही प्रिय है, और नौकर की कमीज भी बहुत प्रिय है। देखिए उनका वो
हम लोगों का भी है अंतर थोड़ा, तो वो भी बहुत वही, उसको क्या कहेंगे, वो अपनी तरह से लिखते हैं। और वो उनकी 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 जो कविताएं हैं, तो पता नहीं क्यों कविताएं लोग कम याद करते हैं, लेकिन उनकी कविताएं और उनकी कहानियां, उनका उनका गल्प, वो दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है कि वो इतनी पोइटिक है वो उनकी उनकी कहानियां, उनके उपन्यास। और एक आंख से, उस आंख में जिसमें स्वप्न और तर्क, ये बुद्धि एक साथ उपस्थित है ना, तो यही आंख होनी चाहिए। और विनोद कुमार शुक्ल उसका उदाहरण है कि उनका देखा हुआ वो सिर्फ आंख से देखा हुआ नहीं है, उसमें स्वप्न शामिल है, उसमें कविता शामिल है, उसमें बहुत कुछ शामिल है। तो वो अप्रतिम है अपने आप में, ये सच है। हाँ जी, वो विनोद कुमार शुक्ल के धन्यवाद सर। दीवार में खिड़की रहती है, जैसे कि उन्होंने कहा, उसी में भी है इसी तरह की एक दुनिया का वर्णन, या मतलब यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भी। हाँ बराबर है, खिड़की के एक बार की बाहर की दुनिया है, इस बार की और बाहर की दुनिया, बराबर है, बराबर है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे चर्चा करके, धन्यवाद। के बारे में एक और आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि खिड़की भीतर से बाहर देखने के लिए नहीं होती, खिड़की से बाहर जो है भीतर आ जाता है। हाँ। और ये इटालो कैल्विनो ने लिखा है कि जो खिड़की होती है ना, उसमें से हम बाहर नहीं देखते हैं, जो बाहर का है सब कुछ वो हमारे भीतर कमरे में आ जाता है। हाँ, बाहर की दुनिया कमरे में भीतर आ रहते हुए बाहर की दुनिया में रहने लगते हैं। अच्छा, वही तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सर, आप यहाँ एक और डिमांड है कि वो प्रकृतवाद पर जरा और विस्तार से बताइए। किसके बारे में? प्रकृतवाद। आप यथार्थ और यथार्थवाद जादू यथार्थ, लेकिन प्रकृतवाद पर थोड़ा और प्रकाश डालिएगा। हाँ, तो ये देखिए, इसमें जब तक कहते हैं कोई उद्देश्य नहीं था, एक समय बहुत बहस चली थी स्वदेश्य साहित्य या स्वदेश्य कला, टेंडेंशियस आर्ट एंड टेंडेंशियस लिटरेचर, यानी कोई आदर्श नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं, जो था ज्यों का त्यों था, इसको कहा गया प्रकृतवाद। और मैंने बताया था कि उस समय कैमरा जो कुछ एड नहीं करता, रियलिटी थी उसमें, यथार्थ था, लेकिन जो था बिल्कुल उसी तरह था। ये बहुत बड़ा अंतर था। और प्रकृतवाद क्या है? प्रकृतवाद क्या, मैंने बताया कि सबसे पहले तो पूरी तरह से निर्भर था आपके अनुभव की प्रामाणिकता पर। अनुभव कौन? जो आपकी 5 इंद्रियां जानती हैं। इसके अलावा आप कैसे अनुभव करेंगे, है ना? कहा जाता है ना कि ये यही है मूल, ये 5 सेंसेस, जो इन्हीं तक सीमित रह गया। इसके आगे न कोई आइडियल, न कोई स्वप्न, और न कोई आदर्श, न कोई कल्पना। तो वह था प्रगतिवादी साहित्य, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वह भी था, ऐसा नहीं था कि महत्वपूर्ण नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वह भी नहीं आ रहा। तो ये ना सोचें कि प्रगतिवाद में कोई कला नहीं होती है। कहते हैं ना कि वस्तुएं होती हैं, जैसे आप स्टिल लाइफ बहुत बने उस समय की नेचुरलिज्म के दौर में, इम्प्रेशनिज्म के पहले, सबसे पहले पेंटिंग में आया और फ्रांस में आया। उसकी अभिव्यक्ति हुई वो पेंटिंग्स में हुई सबसे पहले। तो बैठा लिया किसी को और उसके फिगर्स बनाए। हमारे रवि वर्मा के बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट्स बनाए गए। ऐसे वहाँ स्टिल लाइफ बना, चीज़ें रखी हुई हैं कमरे में और उनको एज इट इज कैनवस में पेंट किया। लेकिन कलाहीन नहीं था उसमें, ऐसा नहीं था कि एस्थेटिक्स नहीं थी। उन चीज़ों के बीच जो संबंध थे, जो ऑर्डर था और जो रिलेशन था, उन वस्तुओं के बीच के अंतर संबंध को समझना, वह भी प्रकृतिवाद में था, लेकिन उससे आगे नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी गहरा और बड़ा अंतर है। जैसे कैमरा, ऐसा नहीं कि कैमरा कलाहीन है, ऐसा नहीं, कैमरा सिर्फ मशीन है। कैमरे के पीछे कौन है? कैमरे के पीछे जिसकी आंख है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वही कैमरा आप दे दीजिए, और हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े कैमरामैन हुए हैं। मकबूल खुदा हुसैन ने कैमरा उठाया और उन्होंने इतनी सारी तस्वीरें ली,
रोड साइड जो बैनर्स थे, जो फिल्म होर्डिंग्स थे, और उनको देखिए, वो है कैमरा लेकिन वो अद्भुत है। फिर उन्होंने डिजर्ट में जो अपना कैमरे का इस्तेमाल किया, रेगिस्तान में छतरी है, लालटेन है और रेगिस्तान है, वो भी कैमरा ही है। और कहें तो नेचुरलिज्म है ना, लेकिन इतना कलात्मक है। ऐसे ही वान गॉग के पहले बहुत सारी स्टिल लाइफ है, उनको भी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है, तो एज इट इज है, ऐसा नहीं है। मोनालिसा क्या है? एक वास्तविक है, एक फिगरेटिव आर्ट है, लेकिन आज तक ये एक रहस्य है उसमें, जबकि है वो बिल्कुल जो करते हो। तो ये मान के चलें कि जो एस्थेटिक्स है, जो सौंदर्य बोध है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो एस्थेटिक्स को समझना, जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा था कि जो सांस्कृतिक अंतर है ना, जैसे हमारे यहाँ गणेश है, मान लीजिए गणेश है और हमारे यहाँ दुर्गा है। अब दो की प्रतिमाएं बहुत आकर्षित करते हैं लोगों को, बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित करते हैं। लेकिन आप किताब पढ़ेंगे उन्हीं बोर्खेस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स, कुछ विचित्र असाधारण अस्तित्व, उसमें आप गणेश को पाएंगे और दुर्गा को भी पाएंगे। ये असाधारण, बहुत सारे ग्रीक देवता किसी का सिर जो है शेर की तरह, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे मध्यकाल उसके पहले के की जो मूर्तियाँ हैं, बिफोर क्राइस्ट की जो मूर्तियाँ बीसी, तो वो सब उसमें किसी का सिर शेर का है, नृसिंह है। अब हम विजयनगरम जाते हैं कर्नाटक में, हम्पी, तो वहाँ नृसिंह है, तो सिर शेर का है, पंजे हैं और वो नृसिंह है, विष्णु है। तो यह जो वस्तुओं के संबंधों को बदलना, ये यहाँ भी था और खूब था। लेकिन अगर यहाँ के गणेश को आप किसी अमेरिका के बच्चे को दिखाएंगे तो पहली बार वो शॉक्ड होगा, डर जाएगा। हम नहीं डरेंगे, हमारे यहाँ बच्चे बचपन से देखते हैं तो उनके भीतर कहीं ना कहीं इंटरनलाइज है। तो वहाँ जब पहली बार देखेगा तो डरेगा, फिर उसको बताया जाएगा ना, वेरी हैप्पी गॉड एंड सच ए काइंडफुल एंड ही हैज सच ए बेनेवोलेंस। फिर जब किस्सा बताएंगे तो बहुत बड़ा वो पॉपुलर आइकन बन जाएगा। वहीं बन गया गणेश पर, तो बहुत सारे कॉमिक्स विदेशों में बनते हैं, बहुत लोकप्रिय हो गए, है ना। तो ये जो एस्थेटिक परसेप्शंस जो हैं, वो अगर अलग अलग समुदायों, अलग अलग संस्कृतियों के हैं तो पहले वो शॉक देते हैं, फिर धीरे धीरे जब उन्हें परिचय होता है और जानकारियाँ बढ़ती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा है। अब जर्मनी में जाता हूँ अक्सर, कई बार इतना बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, बुद्ध और गणेश, ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइकन है। जब आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन के बगल में जो दीवार है उसमें बुद्ध लेटे हुए हैं, रिक्लाइनिंग बुद्ध। 1-1 किलोमीटर जाते जब तेजी भागें तब पता चलेगा कि बुद्ध रिक्लाइनिंग बुद्ध है। जैसे गणेश पाएंगे, बहुत बहुत बढ़िया आइकन है। तो यूँ टच किया और गणेश बन गए तो वो हर जगह बन जाते हैं। लेकिन हम लोगों का उनके साथ जो बहुत सारा जो अवधारणात्मक संबंध है यहाँ की सांस्कृतिक समुदायों का, वो वहाँ नहीं है। उसके बावजूद वो पॉपुलर है, लोकप्रिय है। इस रूप में सोचो। ठीक है, एक और प्रश्न भी आ गया सर। प्रकृतिवाद से के बाद अति यथार्थवाद, जो सर रियलिज्म के बारे में आजकल चर्चा हो रही है, अति यथार्थवाद और जादू यथार्थवाद, इसमें अंधेरा हो गया ना यहाँ पे। मेरे यहाँ पे बिजली नहीं है, मैं इनसे बता रहा था, और ये भी कब तक इसके है ना। रोशनी तो बहुत कम है लेकिन आवाज तो अच्छी तरह आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप बताते रहिए जी। नहीं, आप बताते रहिए। आपका वो कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, आप ज्यादा बोलिए। ये बहुत छोटा सा गांव, बहुत दूर गांव है। जो देख सकते हैं हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अति यथार्थवाद, देखिए इसको सूररियलिज्म कहा जाता है। इससे बड़े सुपरमैन जो थे, बहुत बड़े पेंटर थे, कई हैं, लेकिन सल्वाडोर दाली को सब कोई जानता है ना, हर कोई जानता है। और मेरे पास सल्वाडोर दाली की ही आइडिया पे बनाया गया घड़ी है, मैं वहाँ दिल्ली में रखा हुआ है, जो पिघली हुई घड़ी है, यानी जैसे कोई लिक्विड होती है ना, तो उस तरह की है वो, बनी हुई है। लोग आते हैं ये क्या है, ये तो लगता है डॉली की पेंटिंग में से निकल के आ गई। तो है क्या कि सूररियलिज्म ये है रियलिज्म, उसकी आप अतिरंजना करते हैं, उसको आप बढ़ाते जाते हैं, है ना। और मैग्निफिकेशन नहीं है, इट्स नॉट मैग्निफिकेशन। वो क्वांटिटी में नहीं बढ़ाते हैं, क्वालिटी में भी बढ़ाते हैं। उसके तमाम सारे गुणों में हेर फेर करते हुए बढ़ाते हैं, है ना।
तो जैसे मेरी कविता है, आपने शायद पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन बहुत लोकप्रिय है वो, और उसको इरफान जिनकी अभी डेथ हुई, बहुत अच्छे बहुत बड़े अभिनेता थे, उन्होंने उसको पढ़ा भी है, औरतें। अब औरतें कविता जो है वो एक तरह की कहीं ना कहीं एक कोलाज है सुररियलिटी का। उसमें मैंने क्या किया है कि अखबारों में जो तीसरा पन्ना होता है, तीसरा पेज होता है, उसमें सिटी न्यूज़ आते हैं, शहर की जो समाचार होते हैं। और ज़्यादातर समाचार आप स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस, सड़क पे कोई निकल गई, कोई कहीं मरी हुई पाई गई, किसी के साथ रेप हो गया, किसी को अबडक्ट कर लिया गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को दहेज में जला दिया गया, किसी को कुछ हो गया, कोई बूढ़ी कहीं चली गई। और इस तरह न्यूज़ खूब मिलती है। कोई बॉडी मिल गई, उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ 1 महीने की जो न्यूज़ थी उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनको एक साथ रख करके मैंने लिखा और क्या। और आप पढ़िए, और उसमें एग्जैजरेशन जैसे मैंने उसमें लिखा, आप पाती होंगी कि जो जला दी जाती हैं औरतें, जब उनका डेथ स्टेटमेंट लेने आते हैं लोग, जो मजिस्ट्रेट आता है, कौन आता है, पुलिस वाले आते हैं, उससे पूछते हैं कि किसने जलाया, तो कोई नहीं बताती और कि किसी ने जलाया, तो कहती नहीं मैं खुद ही जल गई। तो उसमें इस तरह का वाक्य है कि 1000% जली हुई औरत कराती है अपना मृत्युपूर्व दर्ज कराती है अपना मृत्युपूर्व बयान, नहीं जलाया मुझे किसी ने, मेरी ही बदकिस्मती से फूट गया था स्टोव और जल गई थी मैं। अब वो 1000% जली, प्रतिशत में सिर्फ 100 ही होता है, 100 के बाद प्रतिशत नहीं रहता है, 101% नहीं होता है, 100% होगा, 90 होगा, 80 होगा। लेकिन पहला ही वाक्य है 1000% जली हुई कोयला बन चुकी औरत, ऑलरेडी वो कोयला बन चुकी है, और तब वो अपने डेथ के पहले का स्टेटमेंट दे रही कि मुझे किसी ने नहीं जलाया, मेरी ही किस्मत खराब थी और स्टोव फूट गया, बल्कि सच है कि जलाया गया था उसे। तो वो बड़ी मार्मिक कविता है और उस पर सेशंस भी हुए हैं। जैसे जर्मनी में एक पूरा सेशन था जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पर, तो उसी कविता को केंद्र में रखा गया। तो वो है सुरियलिज्म, यानी यथार्थ को अतिरंजित कर देना और उसको इस तरह से स्ट्रक्चरली अतिरंजित, एग्जैजरेट करना, अतिरंजना उसमें देना कि वो अपने आप में वो यथार्थ से बाहर जाते हुए भी, यथार्थ के बारे में, यथार्थ के तत्वों को लेते हुए भी, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स को, मटेरियल को उठाते हुए भी उससे बहुत बड़ी बात कह जाए। तो मुझे लगता है कि ये है सोशलिज्म, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो ये है कि उसके बारे में डिबेट्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट हैं, लेकिन ये है। ठीक सर, आपके उपन्यास और आपकी कहानी जो है हमें बाई हार्ट है, जैसे कि इसके लिए हम आभार हैं डॉक्टर सन्नी जी के लिए, क्योंकि केरल में आपकी इतनी कहानियां और उपन्यासों का जो अनुवाद करके हमसे सुपरिचित करवाने के लिए सन्नी जी को एक तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूंगी। मेरे बड़े भाई है वे, और लेकिन मेरे पास अभी आपका ये जो अबाबिल जो कविता संग्रह है, अच्छा, एक सेंटेंस जिसमें आपकी भूमिका में आपने ऐसा इन कविताओं की उड़ान में आपका कथन है, पंख छूटते और हवा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अंबर में अबाबिल में किसी भी दिशा की ओर फिर रहे, तो आप उस कविता में या कविता संग्रह के लिए अबाबिल को एक प्रतीक के रूप में रखा है। हाँ, ये सच है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है होमलेसनेस, और आप कहीं रहना चाहे नहीं रह सकते। रिटर्न टू, बहुत अच्छी कविता है, रिटर्न टू नेटिव लैंड, एमी सेजेर। अपनी मातृभूमि में लौटना असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये अबाबिल जो है, ये एक चिड़िया है, और हमारे अभी भी हैं, हमारे गांव के आसपास हैं। तो पहले जो पेड़ होते थे बहुत बड़े, पाकर के, कीकर के, और या जो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स होते थे, उनमें ये घोंसला बनाती थी ये चिड़िया। ऐसा घोंसला ऐसा होता है कि हर घोंसला अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। हर घोंसले की डिजाइन अलग होती है, जैसे कोई बहुत डिजाइनर आर्किटेक्ट बना रहा हो, और उसको जब आप हॉरिजॉन्टली
कट करते हैं तो पाते हैं कि उसमें लिविंग रूम है, उसमें बेडरूम है, उसमें डाइनिंग रूम है, उसमें सब उसके भीतर है। और ये माना जाता है कि जो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग शुरू हुई मानव सभ्यता में, तो उसने वहीं से सीखा, आबाबिल के घोंसले से सीखा घर बनाना। तो वो चिड़िया जैसे उसका घर ही नहीं है कहीं, क्योंकि वो पेड़ ही नहीं रहे जहाँ वो घोंसला बनाती थी, और धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे मेरे गांव में पास में नदी है, सोन नदी है, मेरा घर उसी किनारे है। तो इससे थोड़ा आगे एक ब्रिज बना है, पुल बना है। उस पुल के नीचे वो बनाती हैं कुछ घोंसले, बहुत कम रह गए, पहले बहुत होती थी यहाँ पे आबादी। तो वो आकाश में मंडराती है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आबादी आज ऐसी है पूरी दुनिया में, संसार में, और हम लोग भी उसमें शामिल हैं, कि जिनका कोई घर नहीं, कोई घोंसला नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो एक तो वजह ये थी, और दूसरा ये था कि मेरी कविताएं आपने पाया होगा कि लंबे समय से किसी पत्रिका में छपी नहीं थी। और हिंदी में क्या है कि जितनी भी पत्रिकाएं होती हैं तो कुछ तो वो अब है ना, उसी दौर के आउटसाइडर जैसे होता है ना। तो ये तकलीफ हमेशा रही है उस व्यक्ति की रही है जो बहुत ब्लू आइड ऑथर नहीं होता है सिस्टम का, या जो रूलिंग सेक्टर है उनका नहीं होता है, तो उसको हर तरह से थोड़ा सा बाहर रखा जाता है। हमारे यहाँ शब्द है हाशिया। तो हाशिया भी कुछ तो हाशिए में भी होता है, कुछ ऐसे जो हाशिया भी नहीं होता। जैसे मेरा वजूद जो है वो पाठकों की वजह से है, दूसरी भाषाओं के पाठकों की वजह से भी है। हिंदी में बहुत पाठक है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ तो मैं नहीं हूँ, तो मेरी कविताएं ही नहीं छपती थी। तो मैं लिखता था। बहुत अच्छी बात हुई कि जब ये आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई और कंप्यूटर आ गया, फिर फेसबुक आ गया, मैंने स्वागत किया। ब्लॉग्स आ गए, तो एक और जगह मिली जहाँ मैं लिख सकता था और प्रकाशित हो सकता था, पब्लिशिंग। तो पब्लिशिंग अब मटेरियल बेस्ड नहीं रहा कि कागज चाहिए, जल्द चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, बाइंडिंग चाहिए, और वो चाहिए, तो प्रकाशक के पास जाइए, अखबार के संपादक के पास जाइए, उससे विनती करिए कि प्लीज मेरी कविता छापिए, है ना। ये नहीं रहा। तो मैंने इसी में लिखना शुरू किया, जिसमें जितनी कविताएं हैं तो सारी कविताएं साइबर उसमें लिखी हुई है, कोई फेसबुक में लिखी हुई है, कोई और कहीं कोई कुछ ब्लॉग्स में है। तो इस रूप में भी अबाबिल है, यानी इसका कोई घोंसला नहीं है, ये आकाश में रही, तो इसका नाम है अंबर में अबाबिल। अंबर में अबाबिल, ये कविताएं आकाश में है, यानी कि साइबर में है, और ये चिड़िया साइबर स्पेस, ये नाम दिया था मैंने। अच्छा, बहुत सारी कविताएं इसमें मुझे पढ़ने पर वो जो आजकल जो निकली जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के याद दिलाई, जो विस्थापित जनों के बारे में आपने जो कहा है इसमें, तो हमारे देश से भी ऐसे ही हो रहा है, विस्थापित हो रहे हैं लोग, तो उसी की याद आ गई। लेकिन आपसे मैं एक पर्सनल प्रश्न और पूछना चाहूंगी। आप कथाकार है, उपन्यासकार है, आलोचक है, संपादक है, कवि भी है, लेकिन आप जब भी रचना करते हैं आपके दिल के निकट कौन सी विधा, जैसे कि नागार्जुन ने एक बार कहा है, जैसे कि किसी प्रदेश में वे जब जाएंगे तो सबसे पहले उनको कविता आ जाएगी, तो उसी तरह आपको कौन सी विधा में लिखना सबसे अच्छा लगता है? नहीं, मैं बड़ा मुश्किल है कह पाना, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि मैं ओरिजिनली पोएट ही हूँ, कवि ही हूँ। और मैं भी तक मानता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो भी कवि का ही जीवन है, उसमें बहुत कैलकुलेशंस नहीं है, और बहुत उसमें एक तरह से बहुत डिजाइंड नहीं है। जैसे आप उपन्यास लिखते हैं तो उपन्यास लिखने में तो आप जानती है ना कि किस तरह से उसका एक प्रबंध होता है ना, उसमें चैप्टर्स होते हैं, फिर पन्ने होते हैं, फिर एक टाइम लाइन होती है, एक काल रेखा होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक उसकी पूरी पद्धति होती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने उपन्यास तो लिखा नहीं। आपने कहा है कि उपन्यास मैंने लिखा ही नहीं, लंबी कहानियाँ लिख डाली, और ये जरूर है कि वो पेजेस ज़्यादा थे, पृष्ठ ज़्यादा थे, तो कुछ लोगों ने उसको लघु उपन्यास कहा। लेकिन जैसे साहित्य अकादमी ने अवार्ड दिया जो मोहनदास को, तो कहानी में ही दिया, और ये माना जाता है कि उसके पहले साहित्य अकादमी ने किसी कहानी को, एक कहानी को साहित्य अकादमी नहीं दिया था, तो डिपार्चर था। जैसे निर्मल वर्मा को पहले मिला था कौवे और काला पानी में, तो कहानी संग्रह था,
इसमें कई कहानियाँ थी, लेकिन या तो उपन्यास को मिलता था या आलोचना को मिलता था या कविता संग्रह, एक कहानी को मिल जाना। तो उस रूप में मैंने उपन्यास लिखने का सोचा है और मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ। चीना बाबा, अब उपन्यास लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा समय चाहिए और स्थिरता चाहिए कि आप एक जगह पर रहें और एक तरह की क्या कहें कि मन स्थिति में रहें। और वो उसके लिए कम से कम 6 महीने या 8 महीने या साल भर, कभी कभी 15 दिन में भी हो जाता है। बहुत से लोग उपन्यास 1 हफ्ते में लिख डाला है, लेकिन वो 1 हफ्ता तो चाहिए। और हम लोगों का जीवन ऐसा है कि वो समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही भागता दौड़ता और अस्थिर सा अनिश्चित सा जीवन है, तो वो समस्या है। अच्छा, अभी कमेंट बॉक्स में भी कोई प्रश्न नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी लोगों के जो डेटा जो खत्म हो चुकी है। अगर कोई और है कोई प्रश्न पूछने के लिए तो वातायन खुला है। सुमा जी सीधा मैं नहीं मैं आप सीधा उदय प्रकाश जी से कोई सवाल पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्योंकि वे मेरे अंतरंग मित्र हैं, मैं हमेशा बातचीत करते रहते हैं। लेकिन उनकी अंबर में अबाबिल नामक संकलन में एक कविता है, डर नामक एक कविता है। तो ये डर जो कि ये डर, प्रकाश जी आप सुन रहे हैं ये आवाज? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, वो ये अंबर में अबाबिल नामक संकलन में एक कविता है, डर नामक एक कविता है। वायरस डर नामक एक कविता है। उस वो कविता आपने पिछले साल लिखी थी वो कविता, लेकिन वो ये कोरोना वायरस से जुड़ी रहती है वो कविता। असल में वो कोरोना नहीं है, लेकिन वो कविता का नाम ही डर है। मैंने वो अनुवाद ये मैं बताऊं, ये मैंने पिछले साल कोरोना के आने से 1 साल पहले ये मैंने तुरिन में लिखा था। तुरिन में बोर्गो दौरा है, तो वहाँ रहते थे और इसकी बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वायरस के आने के पहले से जान जाता है कि वायरस आने वाला है। तो ये है और ये सच है। और ये भी माना जाता है कि बहुत सारे लोगों ने जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो लेखकों ने उसको पहले से जाना है, प्रिमॉन किया है या तो ये है। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी कविता है। इसको आप समाप्त करें क्या? हाँ, समाप्त करेंगे सर। उमा जी एक और बात, ये उदय प्रकाश जी की कुछ किताबें अंग्रेजी में आई थी। हेलो हेलो Sunny, I just want a leave for 5-10 seconds, okay? Okay. हेलो Then I'll come back. Hello. I'll come back to it. Okay. हेलो I'm just coming. वो अभी हाँ जी उनकी कुछ किताबें हैं, वो अंग्रेजी में आई थी। एक पीली छतरी वाली लड़की का अंग्रेजी अनुवाद है, वो जॉनसन ने किया था। ये है वो किताब, पेंगुइन ने प्रकाशित की थी वो किताब। ये है, देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। ये जो कि दी गर्ल विद गोल्डन परसूट, बच्चों के लिए जानकारी है। और दूसरी जानकारी, हाँ ये अंग्रेजी में है। ये जॉनसन जो कि वो अमेरिका के हैं, वो अमेरिका के वो नागरिक हैं, वो इंडोलॉजी के वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे। और एक किताब है, ये उनकी कहानियों की है, संकलन है, रेज रिवल्री एंड रोमांस नामक किताब है। सुमा जी एक दूसरी किताब है, ये रेज रिवल्री एंड रोमांस नामक किताब है। हाँ, ये भी बच्चों की जानकारी के लिए है, अतिरिक्त वाचन के लिए भी ये सुविधा होगी। और वॉल्स ऑफ दिल्ली नामक किताब, ये भी अंग्रेजी में ही है। और एक किताब है जो शॉर्ट्स एंड लॉन्ग शॉर्ट्स नामक किताब है। इसका नाम है कि शॉर्ट्स लॉन्ग शॉर्ट्स। ये भी इनकी ये इन चारों किताबों में उनकी सारी रचनाएं अंग्रेजी में अनुदित है। हाँ, ये अतिरिक्त की जानकारी के लिए ये सुविधाजनक होगी ये किताबें। ये जानकारी देने के लिए मैंने बताया।
छात्र सुन लिए होंगे। हाँ, अच्छी जैसे बात है आप- सन्नी सर, क्योंकि हाँ। जब हिंदी रचनाएं अंग्रेजी में आती हैं तभी उससे वाइड पॉपुलैरिटी मिलती है। ये मैडम जी, ये पहले आई थी एक किताब और ये पीली छतरी वाली की लड़की के बारे में सोफिया मैडम ने बता दी है कि उसके बारे में मेरी जानकारी यह है कि वो पीली छतरी वाली लड़की में जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय, जो कि वो, ये मेरा विचार है कि वो मात्र विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को एक विद्यालय के महाविद्यालय के यानी एक विश्वविद्यालय के पट्टी के रूप में, एक प्रमेय के रूप में स्वीकार करके उन्होंने लिखा है, ये मेरा विचार है। लेकिन हम विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से बाहर आकर के देखने पर हमें पता चल जाएगा कि ये मात्र विश्वविद्यालय नहीं है। और ये पोगोमरा का वारंगस्टिन का सांड और उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, ये रचनाएं पढ़ने के बाद, ये पीली छतरी वाली रचनाएं पीली छतरी वाली लड़की पढ़ने पर हमें पता चल जाएगा कि वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम के बारे में बताया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय एक नमूना मात्र है, ये मेरा विचार है। मुझे ऐसा लगा है। तो उदय प्रकाश जी भी है हमारे सामने, उनसे भी पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ करता था एक जमाने में। हिंदी डिपार्टमेंट में जो है वो पूरे कॉलेज में एकदम छिपा हुआ दिखता था, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं है। यही मेरा कहने का उद्देश्य था। एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न आया है, वो काफी देर से वो डॉक्टर सुपर्णा संसुदी पूछने की कोशिश कर रहे थे। तो वो प्रश्न है, आपकी जो तीली कविता है, उस तीली कविता पर जरा जानकारी दीजिए। तीली नामक कविता पर, तीली शीर्षक जो कविता है ना आपका, तो उस पर तीली कविता। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का वो था उस समय, तो डर था। और होता क्या है, कई चीजें कंसाइड करती हैं। आपको याद होगा कि जब इराक में टेररिज्म हुआ अमेरिका का, तो जो चीजें तोड़ी गई, म्यूजियम सबसे ज्यादा तोड़ा गया। बाइजेंटाइन जो समय था, उसके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स थे, कलाएं थी और बहुत सारी चीजें थी, उनको तोड़ा और लूटा गया और ध्वंस किया गया। आप यहाँ देखिए, गांधार में, बामियान में बुद्ध का सिर था, उसको तोड़ा गया। ये जो तोड़ने वाला और ये जो है, तो ये उसी पर कविता थी कि जो बहुत लंबे समय में, बहुत ही कठिन प्रक्रिया में जो चीज़ें बनती हैं, बड़ी महान होती हैं, उनको कोई भी एक सेकंड में, एक झटके में उनको तोड़ डालता, खत्म कर देता। तो आप उस कविता को पढ़ेंगे तो लगता है कि वो एक जो डर है इस समय, कि जब तक आप अपने समय की जो संपत्ति है, और संपत्ति देखिए बहुत होती है, वह समाज सबसे विकसित समाज होता है जो अपनी परंपरा की संपत्ति की रक्षा करता है, उसको बचाता है। वरना तो संग्रहालय क्यों बनते, आपने लाइब्रेरी क्यों बनाई हुई, लाइब्रेरियाँ पुस्तकालय पहले भी जलाए गए, तो किताबें क्यों जलाई जाती हैं, या कोई मीनार क्यों तोड़ी जाती है, किसी को क्यों तोड़ा जाए। वो बहुत पुराने समय, राज कपूर का गाना था बॉबी फिल्म में, जो वो जो गाता है नरेंद्र चंचल कि मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, सब तोड़ो, क्या उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि दिल में, वो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इनको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं ये विरासत है, और विरासत को अगर हम नहीं बचाएंगे तो हम एक ऐसे समाज में बदल जाएंगे जिसकी कोई स्मृति नहीं होगी, मेमोरी नहीं होगी। और वो कैसा समाज होगा, आप कल्पना करिए। वो बहुत डरावना समाज होगा। वो अपने इतिहास से, अपनी स्मृति से, अपनी परंपरा से, वो सबसे वंचित, वो सब जन इलिटरेट। हो सकता है कि वो उसके पास बहुत अच्छे ऐप्स हों, लेकिन उसकी स्मृति में कुछ नहीं है, क्या वो मनुष्य रहेगा? तो धीरे धीरे जो हम जिसको अब कहते हैं ना कि सब ह्यूमन, उसको बनाने की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब मैं इस पर बहुत लंबी बातें कर सकता हूँ। उस पर वो कविता थी कि अब क्या चाहिए, एक 2 पैसे की प्लेट में मोनालिसा को
उसका जो ओरिजिनल पेंटिंग है उसको फाड़ा जा सकता है। 2 अंश की गोली से किसी भी कवि को, सूफी को, दार्शनिक को, चिंतक को, विचारक को ये होने लगा है। कोई बहुत ही अब जैसे ताजमहल है, बहुत सारी दूसरी हैं। अब हम्पी का विजयनगरम का जो मालूम है स्थापत्य है, या महाबलीपुरम का जो स्थापत्य है वो कम महत्वपूर्ण है। तंजावुर के तमाम सारे अभी भी बचे हुए हैं, वो कम महत्वपूर्ण। कोई इन सबको तोड़ना शुरू करे तो कैसा होगा? तो शुरुआत एक जगह से होती है, फिर वो आग की तरफ फैलती है। तो डर था वो, और अभी भी है। और ये कहे जाने का समय है कि हमें अपने अतीत को बचाना है, और जब अतीत को बचाएंगे तभी हम अपना भविष्य बचा पाएंगे। कोई अतीत से बिल्कुल वंचित कोई सोचे कि हम सिर्फ भविष्य की ओर जाए, भविष्य को नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहा। तो ये है, उसमें पीली कविता को पढ़ा जाना चाहिए, और नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या है, लेकिन बहुत उसके दुख के साथ लिखी गई कविता है ये है। सर हम एक और शंका पूछना चाहते हैं। भारत के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, खास करके इंग्लिश में, उसमें ये जो हिंदी बुक्स की साहित्यिक रचनाओं के रिव्यूज क्यों नहीं आते हैं, जबकि अन्य भाषाओं के आते हैं? इसको फिर से आप रिपीट कर देंगे क्या? आवाज में थोड़ी सी। सर, भारत के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं अंग्रेजी के, कम से कम हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में हिंदी बुक्स के रिव्यू, साहित्यिक रचनाओं की बुक रिव्यू क्यों नहीं आते? हाँ, ये सच है, ये बहुत सच है, बिल्कुल। उसका कारण भी है, ऐसा कारण बहुत कुछ है कि देखिए, अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बातें बहुत पॉलिटिकल होने लगेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये भाषा जो है अंग्रेजी, अब अंग्रेजी भाषा 200 साल तक जो कॉलोनियलाइजेशन में हुआ भारत का, औपनिवेशिक देश रहा, तो उसका असर पड़ा। और यह भी सही है कि वो ज़्यादा विकसित समाज था, ये तो आप मानेंगे। तो वहाँ डेमोक्रेसी आई, वहाँ संविधान आया, वहाँ बहुत सारी चीज़ें वो हमने अडॉप्ट की और यहाँ आई। तो वह शासकों की भाषा थी, पर धीरे धीरे वो जनता की भाषा भी बन गई। जो सोचने समझने वाले लोग थे वो लगभग उसी तरह का सोचने लगे जैसा, क्योंकि हम अब उधर नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए कि हम सारी आधुनिकता की को सब कुछ छोड़ करके और हम उस दिशा की ओर जाएं जहाँ धुनी रमा है। तो ये है, लेकिन वह बना हुआ है और वो कई बार दुख देता है, क्योंकि अभी आपको याद होगा जब भालचंद नेमाड़े को ज्ञानपीठ मिला तो उनका उतना सम्मान नहीं हुआ, बल्कि सलमान रुश्दी ने मजाक उड़ाया। तो दुख होता है। मुझे याद है कि 1995 में जब भारत के स्वतंत्र होने के 50 साल पूरे हुए थे, द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस, उस समय दुनिया भर की भाषाओं में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कोई ना कोई सामग्री या लेख लिखे गए। अंग्रेजी में न्यूयॉर्कर में सलमान रुश्दी ने लिखा, तो उसने जितने भी लोगों के नाम लिए भारत से, वो सब अंग्रेजी के लेखक थे। और उसने बल्कि बंकिम चंद्र जी के बारे में बहुत ही वो किया। निराला को उसने उपन्यासकार कह दिया। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, वो जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, तो कैसे जानेंगे? अब जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरी भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ी और बघेली है, लेकिन अभी 3-4 साल पहले मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार में था, तो उसमें मुझको भोजपुरी कहा जा रहा था बार बार कि आप जो भोजपुरी में लिखते हैं। मैं बार बार बोलता था, नहीं, मैं भोजपुरी में नहीं लिखता, मैं खड़ी बोली में लिखता हूँ, जिसकी वोकैबुलरी जो है, शब्द भंडार है, वो छत्तीसगढ़ और बघेलखंड के, नहीं समझ में आता है। तो यह अंतर है, और यह अंतर रहेगा तब तक जब तक अभी मैं आपको आज का उदाहरण देता हूँ। आज मैंने पूछा कि हर साल दिवाली के पहले इंडिया टुडे का साहित्य विशेषांक निकलता है और बहुत चर्चित होता है, काफ़ी सारे लोग उसमें लिखते हैं। मेरी भी कुछ कहानियाँ जो है, पावर घुमर का स्कूटर, वारन हैसू का सांड और हत्या, ये सब उसी में छपी हैं।
मैंने पूछा इस पर निकल रहे क्या, तो वहाँ से कहा कि नहीं। क्यों? उन्होंने कहा नहीं, वो मार्केटिंग करने वालों ने हाथ खड़े कर दिए, एडवर्टाइजर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, दे आर नाउ नो मोर इंटरेस्टेड। तो हिंदी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी जिसमें इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं, खूब चैनल्स है, सब हिंदी बोल रहे हैं, सबकी टीआरपी बहुत ज़्यादा है। टीआरपी जितनी हिंदी चैनल्स की उतनी किसी के नहीं। हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा है, अभी तक 240 मिलियन या 450 मिलियन, 700 मिलियन। यूरोप की पूरी आबादी आप जोड़िए, उससे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग। लेकिन हिंदी साहित्य के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं होती है? हिंदी को कहीं कोई एडवर्टाइजर तो नहीं मिलता है। और हिंदी के लिए, हिंदी के साहित्य के लिए मार्केटिंग वाले क्यों हाथ खड़े करते हैं? मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा क्यों होता है? तो अभी भी हिंदी कहीं ना कहीं लोअर जो तबका है, ये उसकी भाषा है। कुछ लोग जो उसको प्रेजेंट करते हैं और एलीट में हैं, जो जैसे E.P. थॉम्सन की किताब है ना, द एलीट पावर, वो अपनी खुशी के लिए है, वो अपने पैसे के, अपनी समृद्धि के, वो मलाईदार तबका है हिंदी का। लेकिन जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो जो भी हैं, ड्राइवर हैं, मजदूर हैं, दर्जी हैं, मोची हैं। अब यहाँ हमारा साहित्य पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, हम एड्रेस किसको करें? अगर हम उनको लिए लिखेंगे जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, तो हमारे साहित्य की रेटिंग भी वही होगी। तो बहुत उलझा हुआ सवाल है आपका, और इसका कोई एक उत्तर नहीं है। और ये होता है कि बहुत बड़ी संख्या होने से ही कोई साहित्य बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे रसूल गमज़ा तो हैं, 3-4 लाख या 5 लाख या 10 लाख लोग बोलते थे उस भाषा को, किर्गिज भाषा को, और उसमें बहुत बड़े साहित्यकार पूरी दुनिया में इतना बड़ा उपन्यास का कथाकार वो हो गए। तो कभी कभी संख्या से भी नहीं होता, बहुत छोटी पॉपुलेशन होती है, बहुत छोटी भाषा में भी कोई बहुत बड़ा लेखक हो सकता है। लेकिन आपका कहना बहुत गंभीर प्रश्न है ये, और मैं नहीं समझता कि इसमें आग्रह हैं, बयासेस हैं, ये सही है। जैसे जो साहित्य अकादमी अवार्ड था, जब कलबुर्गी जी की कन्नड़ की जब हत्या हुई, तो मैंने लौटाया। तो शुरू में मेरा नाम कहीं नहीं था, क्योंकि मैं अंग्रेजी का नहीं था। बाद में लोगों ने रियलाइज कर दिया मेरा नाम उसमें, जबकि आई वाज द फर्स्ट रिटर्न। तो ये है, और ये डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, यहाँ अब अंग्रेजी में जो साहित्य बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो काफ़ी कुछ वो हो रहा है जिसमें महागाथाएं, और वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये बहुत गंभीर प्रश्न है जो आपने पूछा है, वेरी सीरियस क्वेश्चन। और ओके सर, थैंक यू सर, क्योंकि बुक रिव्यू में काफी समय बहुत हो चुका है, और काफी लोगों के डेटा भी कम नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अभी हम ये सेशन अभी समाप्त करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी से आपका इंतजार किया था। और खुशी की बात है कि उस दिन जितने भी लोग आए थे, आज भी मौजूद है। तो ये बताता है कि कितने लोग आपके यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मैं औपचारिकतावश हमारी इस वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर शबाना हबीब को धन्यवाद देने के लिए। सुनाई दे रही है ना टीचर? हाँ, अब सुनाई दे रहा है। तो सबको मेरा नमस्कार। तो हमारे ये 7वां व्याख्यान यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं। मुझे अभी भी क्या है, विश्वास नहीं हो रहा है ये हुआ है कि नहीं। तो 4:30 बजे सन्नी जी मुझसे बता रही थी सर के वहाँ करंट नहीं है, कनेक्शन नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा कि छोड़िए, फिर एक बार हम रखेंगे। लेकिन उदय प्रकाश जी के सामने मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट दिखाया है, तो आप जल्दी ही आ गए और हमारे साथ जुड़ गए, और इस जो माहौल को 4 चांद लगाने में आपने जो काम किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे छात्रों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। इस प्रकार के व्याख्यान माला का जो आयोजन करने के लिए मुझे पूरी सहायता
देने वाले हमारे जो कॉलेज के प्राध्यापक यानी कि कॉलेज के प्राचार्य महोदय को और हमारे विभाग के जो हमारे विभागाध्यक्ष बिंदु वेलसार जी को, हमारे विभाग के अन्य सभी अध्यापक बंधुओं को, खास करके सुमा जी को, और यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालयों से अध्यापक बंधु भी मौजूद है, छात्राएं भी मौजूद है। आप सबको धन्यवाद अदा करती हूँ। और सन्नी जी के बारे में बताए बिना मैं जा नहीं सकती, क्योंकि पिछले दिन से ही वो मुझे अपने प्रयास में सफल बनाने के लिए कोशिश कर रही थे, और आपकी कोशिश भी यहाँ पर कामयाब निकले हैं। तो आपने मेरी बहुत सहायता दी है सन्नी जी, आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे इस वेबिनार को समर्थन लगाने के लिए यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के प्रति भी मैं दिल से आभार हूँ। अगले हफ्ते भी हम और एक शख्स को लेकर इस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। इसी उम्मीद देकर मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम बनवाया है। उदय प्रकाश जी से भी सुनने का हमें मौका मिला है। बहुत अच्छा कार्य किया है, सबको धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।